प्रोटीन नाम की कोई चीज होती नहीं है। सपोज 65 kgs वेट है तो 65 ग्राम्स आपको प्रोटीन दिन में लेना ही है, दैट इज द मिनिमम इनटेक। टाइगर श्रॉफ का पर्सनल ट्रेनर था, क्यों मरा क्यों वो? शुगर पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि मैंगो नहीं खाना है। कोबरे का जहर भी आप लोगे ना तो वो भी आपको जीवन दान दे सकता है। स्पेसिफिकली बोला गया कि दूध नहीं पीना चाहिए, जस्ट अवॉइड मिल्क। छोले भटूरे सुबह खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सीड, कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी नट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। चाय इतना खूबसूरत ड्रिंक होता है और हम यही कहते हैं जिसको भी चाय पीनी है, धरती फटे, आसमान गिरे, नींद आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। 7 घंटे की नींद आपको ऐसी आएगी, आपको कोई स्लीप रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल खाना खाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। आप अपना मनपसंद खाना खा लीजिए। इसके बीच में एक्सरसाइज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। खासकर मैदे से बनाई हुई चीजों को बताया जाता है कि पेट में जाके जम जाता है। अगर चिपक रहा होता तो यूरोप वाला तो सब चिपके हुए होते सब, क्योंकि वो तो पास्ता पिज्जा ही खाते हैं दिन रात। एक स्कूल जाने वाले बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ फूड? में आपको ये एक्सरसाइज करके बॉडी बनाने की, मसल बनाने की फला, क्या आपको बाउंसर बनना है क्या? नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मोहित जी, अपने पॉडकास्ट शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं पहले ना सोचा कि इंट्रो दूं मैं आपका, फिर मुझे लगा आपको इंट्रो की ज़रूरत ही नहीं है। हर जगह पर रील पर आप ही हैं और कहीं पर भी आप आजकल पराठा टाइप कर दो तो आप ही आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग दिस। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे जाने का मुझे समय नहीं है। हाँ। लोगों के कल्याण करने की कोशिश में हम लगे हैं, मैं और आशा जी जिन्होंने ये प्रोग्राम ढूंढ के निकाला, तो उसी में हम लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग मी दिस। सर हाउ डिड इट स्टार्ट? मतलब आपने ये जो शुरू करा, अभी मैंने आपसे ऑफलाइन बात करी तो मैंने कहा आप डॉक्टर हैं, तो आपने कहा नहीं मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। जी हाँ ये मेरे लिए बड़ी अलग सी बात है जी। तो हाउ डिड इट हैपन कि आपने इंजीनियरिंग करने के बाद, वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सडनली यू केम इनटू दिस कि आप लोगों की हेल्थ ठीक करने लग गए? जी हाँ, एक्चुअली इस प्रोग्राम का जो आविष्कार किया, ये रिसर्च नहीं है, आविष्कार है, इन्वेंशन है। ये आशा जी ने किया, जो भाग्य से, सौभाग्य से मेरी अर्धांगिनी है। 2008 में मैं तो मैकेनिकल जयपुर से करने के बाद में मैं भारत सरकार की एक कंपनी में था, ऑयल कंपनी में था, और सुपर एनुएट होने के बाद में मैं आशा जी के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ इस अनलोड के प्रोग्राम में, जो वेट लॉस पे काम कर रहे हैं। लेकिन 2008 में आशा जी, अभी मैं काम कर रहा था, बॉम्बे की लाइफ आप समझ सकते हैं कि ऑफिस जाना, फिर 2 घंटे ट्रैफिक में आना, 2 घंटे जाना, तो 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी बेसिकली हो जाती थी। और फिर जब थके हार के आए तो फिर एक अलग चीज़ हो जाता था। बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, तो एक नॉर्मल एक लेडी के पास में 2 ही रास्ते होते हैं अपने समय के लिए, या तो वो टीवी में बैठे रहें और जो भी देखना है वो देखते रहें, या ये है मानव कल्याण का, परिवार के कल्याण का, समाज कल्याण का कुछ काम करें। तो ऐसे ही आशा जी हमेशा से फिटनेस और हेल्थ के प्रति बहुत ही सजग रही हैं। बचपन से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो जाती हैं। तो इनको हमेशा लगता था कि एक पड़ोसी था कि भाई किस तरीके से मैं उसको रेस में हराऊं, तो कैसे दूध पीना है, घर में अंडे अलाउड नहीं थे लेकिन चुपके से अंडा खा लेना है। तो ये कहीं ना कहीं मन में जद्दोजहद चलती रहती थी कि किस तरीके से मैं हेल्थ के स्पेस में बहुत अच्छा काम करूं। और उनको ये लगता था कि खाना खाना जो है वो उसी से आपको हेल्थ मिलती है। लेकिन ये बाकी लोग जब उन्होंने देखा ये तो सब मना कर रहे हैं खाने के लिए, तो कैसे? और बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए थे, सेहत खराब है, वजन बढ़े हुए हैं। आशा जी हमेशा से 54-55, वही 53 से 55-56 किलो के आसपास थी, और मेरा भी वजन लगभग उसी तरीके का रहता है। तो 2008 में जब ये होता है ना कि जब ईश्वर की कुछ उनको कुछ कहना होता है, तो इनके मन में भी ऐसा विचार आया कि क्यों मानव का कल्याण करूं, लेकिन करो कैसे? तो किताबें पढ़ पढ़ के इन्होंने, जो गैप थे, बाकी सब लोग कार्बोहाइड्रेट और उस पे बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि ये सब मना करते हैं खाना खाने को, ये तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो गैप दिखाई दे रहा था, तो किताबें लेके आए, उसकी पढ़ाई की, ये अध्ययन वो अध्ययन। अब अध्ययन करने के बाद में एक सिस्टम बना कि अगर ये सिस्टम हम फॉलो करके चलेंगे तो जीवन में कल्याण हो सकता है। लेकिन ये सिस्टम तो आपने बना लिया, अब ये पता कैसे चले काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई होना चाहिए, या तो बहुत सारे लोग होंगे, मैं किसी ज़माने में 100 किलो का हुआ करता था, मैंने ये फॉलो किया, आज मैं 50 किलो का हो गया हूँ। लेकिन यहाँ तो ये केस था नहीं, ना उनका केस था, ना मेरा केस था, ना बच्चों का केस था, तो क्या करें? तो लकीली ऐसा हुआ, एक भतीजी इनको मिली, इनके कज़न की डॉटर थी, वो यंग साइड में, बिटिया बड़ी हो रही थी और कॉन्शियस हो रहे थे अपने फिगर के प्रति और अपने हेल्थ के प्रति। उसने कहा कि बुआ मेरी आपको मदद चाहिए। तो इनको लगा कि अरे ये तो कुछ
आकाशवाणी हो गई जैसे, तो इन्होंने कहा चलो दोनों मिलके हम लोग करते हैं, दोनों मतलब चारों, उस बच्ची के मम्मी पापा भी सब मिलके इन्होंने किया और उस बच्चे का वजन ये जो इन्होंने थ्योरेटिकली निकाला था ये वहाँ पे लागू किया और उसके जीवन में 9 मंथ्स में उसका 26 किलो वजन कम हुआ। ओह अच्छा। इसी को फॉलो, तो उन्होंने कहा ये तो वर्किंग है, मतलब जैसे ही जब आगे आगे बढ़े तो पता चला ये तो काम कर रहा है, आलू के पराठे तो काम कर रहे हैं सारे के सारे, दाल चावल रोटी सब्जी जो बताया, क्योंकि वेजिटेरियन लोग हैं वो ये तो काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि फिर ये जब काम करने लगा तो मन में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर हमारी सोसाइटी के लोगों को जो फ्रेंड्स थे क्लोज सर्किट में वजन बढ़े हुए होते उन पे काम किया, तो इस तरीके से करीबन 7-8 साल तक ये पर्सनल लेवल के ऊपर काम चलता रहा। जब ये पुख्ता हो गया कि नहीं ये काम करता है तो फिर इसको पब्लिकली डिक्लेयर किया। 2016 में इन्होंने अब पहला प्रोग्राम जो सामूहिक प्रोग्राम था, बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी तो ये डिक्लेयर किया, बहुत सारे लोगों ने उसमें ज्वाइन किया, 90 डेज़ में वज़न कम हुआ और इस तरीके से ये प्रोग्राम चल निकला। तो ये ऑफलाइन में बॉम्बे में क्या होता है कि आप किसी को आवाज़ दिया तो 200 लोग तो एक साथ ही इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऑफलाइन ये प्रोग्राम चलता रहा। अब 2020 में लॉकडाउन आ गया, मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया अब सब लोग घर में बैठेंगे। एक प्रोग्राम हमारा रास्ते में, इट वॉज इन द मिडल ऑफ द प्रोग्राम, अब हमें लगा 15 दिन में खुलेगा, चलो कोई बात, अब ये खुलता ही नहीं है। तो फिर हमें कहा कि ये लोगों के लिए तो हम कमिटेड हैं, जो ऑलरेडी 200+ लोग थे जो हमारे साथ ऑलरेडी प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, तो फिर वी वेंट ऑनलाइन। तो कैसे इसको मैं उस समय मैं भी नौकरी में तो था लेकिन लॉकडाउन में घर में बंद थे, तो दिस इज हाउ आई एक्टिवली एंटर्ड इनटू दिस प्रोग्राम, जहाँ पे हमने फॉर्म बनाए, फॉर्म बनाने के माध्यम से उनसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू किया और जब ये फॉर्मेट तैयार हो गया तो फिर ये ऑनलाइन चला गया। जब ऑनलाइन चला गया तो ये प्रोग्राम ग्लोबल हो गया। आज 80 देशों से, एटलीस्ट 80 देशों से, छोटे छोटे देश, चाहे वो ट्यूनीशिया हो, सर्बिया हो, वहाँ से भी लोग अब जुड़ना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। Nice. तो इस तरीके से ये इसका जो फ्लो रहा, हमारे प्रोग्राम का जो डेवलपमेंट रहा वो इस टाइप से रहा। तो सर व्हेन वी टॉक अबाउट फूड या डाइट या वेट लॉस, जी, तो सबसे पहले बहुत अपोजिट जो आप बता रहे हैं उसके ऑपोजिट क्या होता है, लोग कहते हैं कि ये खाना छोड़कर ये खाना खाना है। जी, तो अब आप कह रहे हो कि खाना छोड़ना ही नहीं है। बिल्कुल। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। सपोज एक इंसान है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, वो कहते हैं भाई मैं तो हवा भी खाता हूँ तो मेरे शरीर में लग जाती है, और एक इंसान कहता है मैं सुबह से शाम तक खाता ही रहता हूँ, मुझे खाना ही नहीं लगता। तो इन दो टाइप के लोगों के लिए दो अलग टाइप की डाइट्स होती है, या दोनों को आप खाना खिलाते ही खिलाते हैं? दोनों को ही हम खाना खिलाते हैं, लेकिन खाने को हम डिफाइन नहीं करते। अच्छा। मोहित जी, मैं होता कौन हूँ, मुझे कौन अधिकार देता है कि मैं आपके खाने को डिसाइड करूँ? केवल उसमें मैं थोड़ा करेक्शन कर सकता हूँ इतना भर कि भाई आप जैसे मान लो मैं कहूँ कि आप गाड़ी में लेफ्ट ना बैठ के राइट में बैठो तो आप ठीक है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। हम अभी कोई मान लीजिए जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको मैं कहूँ नहीं अंडा खाना ही है, तुम्हारे तो प्रोटीन कहाँ से आएगा? अरे प्रोटीन बाबा उसी में से, रोटी में से आ जाएगा। रोटी में से प्रोटीन? पहली बात तो हम इन शब्दों को मानते नहीं है जी। प्रोटीन नाम की कोई चीज होती नहीं है, नहीं होती। ये सिर्फ बिल्कुल भी नहीं होती है। हम खाना खा रहे हैं, हम ये कहते हैं, सबसे हमारा यही कहना होता है, पराठे को पराठा समझ के खा लो ना, दाल को दाल समझ के खा लो। पराठे में आपको कार्ब दिखाई देता है और रोटी आपको दाल में प्रोटीन दिखाई देता है, मुझे तो नहीं दिखता। हम तो दाल को दाल, एक टेस्टी दाल, येलो दाल तड़का, आप बैठे भाई येलो, आज अरहर की दाल बना लो, आज मूंग की बना लो। अभी मूंग में भी इनको प्रोटीन दिखाई देता है, अरहर में भी प्रोटीन दिखाई देता है, मसूर में भी प्रोटीन दिखाई देता है। ये तो नॉनसेंस है ना। तो भगवान ने इतनी सारी चीजें बनाई, क्यों प्रोटीन के नाम से एक ही चीज बना देता? ये इन सब चीजों का एक एजेंडा होता है कि प्रोटीन के नाम पे अभी इन्होंने प्रोटीन शब्द निकाला। अब क्या कहते हैं, हिंदुस्तान इज ए प्रोटीन डेफिसिट कंट्री, इसके लिए आपको ये प्रोटीन के डब्बे भर भर के खाने, बिकॉज प्रोडक्ट बेचना पहले डराना है। तुम किसने कहा डेफिशिएंट? मैं कहता हूं नहीं है डेफिशिएंट, अभी क्या करोगे? कैसे पता चलेगा? तो इनके एजेंडा होते पहले डर और उसके बाद में प्रोडक्ट बेच देते हैं। हम कहते हैं खाना खा लो। महाराणा प्रताप की आर्मी जब अकबर के साथ युद्ध कर रही थी, जंगल में घास खा रही थी, और युद्ध करने के लिए कितनी मसल चाहिए, और वो भी तलवार के जमाने में। आजकल तो ठीक है, आप किसी विमान को उड़ा रहे हो और मे बी ड्रोन से अटैक कर रहे हो, सिर्फ अंगूठा चाहिए बटन दबाने को, या उंगलियां चाहिए, या हो सकता है आवाज से भी कोई दाग रहे हो। लेकिन पुराने जमाने में तो तलवार चलानी है ना, भाले चलाने हैं ना, यू नीड मसल्स। और महाराणा, ये तो रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो एक लंबे समय तक जंगलों में रहे और घास की रोटी खाते थे। तो सर जो जिम में जा रहे हैं जी, उनको तो जिम की डाइट में प्रोटीन बोला ही जाता है कि लेना है, एंड देयर इज अ कैलकुलेशन ऑल्सो कि जितना आपका वेट है जी, उसका
सपोज 65 kgs वेट है तो 65 ग्राम्स आपको प्रोटीन दिन में लेना ही है, दैट इज द मिनिमम इनटेक। ओके, और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो देन इट हैज टू बी मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो बढ़ के फिर दुगना हो जाएगा। इन्हीं कैलकुलेशन की वजह से ही तो पिछले हफ्ते शेफाली जरीवाला का देहांत हो गया ना। हाँ। इन्हीं कैलकुलेशन को तो अपने जीवन में लेके आई ना वो। ब्रूस ली का देहांत 32 साल की उम्र में हो गया कि नहीं हो गया, यही प्रोटीन और ये कैलकुलेशन करते हुए। और ये प्रोटीन और कैलकुलेशन जो आप बता रहे हो, इन कैलकुलेशन का एक बादशाह था, इनको सबको समझते हुए, है ना। एक होता है ना कि छोटे मोटे हमारे जैसे लोग हैं जो सिपाही हैं, इसको बैठे हुए कर रहे। एक होता है बादशाह जो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझता है। किसको समझता है? मेटाबॉलिज्म को समझता है, वो समझता है कार्बोहाइड्रेट को समझता है, प्रोटीन को समझता है, कैलोरी को समझता है और फैट और फाइबर को समझता है। एक बादशाह होता है, उसका नाम था, सॉरी टू से टेक द नेम्स, कायजाद कपाड़िया। K11 नाम की फिटनेस एकेडमी पूरी दुनिया में चला रहा है। 50 साल भी पूरे नहीं कर पाया लाइफ में। टाइगर श्रॉफ का पर्सनल ट्रेनर था। क्यों मरा? क्यों? वो जो भी व्यक्ति जद्दोजहद अपने जीवन में कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है कि मैं एक बहुत खूबसूरत सा जीवन एक लंबे समय तक जीऊं। क्या कोई भी व्यक्ति, एक ब्रूस ली इसलिए इतनी मेहनत कर रहा था अपने ऊपर कि 32 साल की उम्र में उसका जीवन खत्म हो जाए? क्या कायजाद कपाड़िया इसलिए काम कर रहा था और दुनिया को सिखा रहा था कि 50 साल भी पूरे ना कर सको, 100 साल तक ना जाओ? किसी भी व्यक्ति का ये होता है कि भाई कम से कम एक 80 साल तक की खूबसूरत जीवन तो जिए। ये जो कैलकुलेशन आप बता रहे हो, ये कैलकुलेशन करके तो लोग टप 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 करके टपक रहे। और आज इन्होंने क्या कहा? नहीं, ये कोविड के जो इंजेक्शन लगवाए हैं ना, उनका असर हो रहा है। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं लोग। नहीं, अभी कहने में, क्योंकि ये अब जिम को दोष देना नहीं चाहते। अभी कोविड, अब किसको पता? हम कह रहे हैं कोई नहीं है ये, बिकॉज कोई आपको खाना खाने दे नहीं रहा है, इस वजह से सारी परेशानियां हैं। बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो खाने से मिल जाता है। बॉडी को क्या चाहिए वो खाने से मिल, आप खा लो ना दाल चावल रोटी सब्जी। बट सर देयर आर टू थिंग्स, सॉरी टू कट यू हियर। एक तो विटामिन B12 जी, और विटामिन D, इनफैक्ट ओमेगा भी जी, ऐसे कहते हैं कि ये वेजिटेरियन फूड से मिल ही नहीं सकता, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंडीशन में मिल सकता है अगर उसको ऐसे डिजाइन करा जाए। Okay. या तो दवाई खानी पड़ेगी Okay. या नॉनवेज खाना पड़ेगा। अब Okay. वेजिटेरियन के पास यहाँ पे क्या ऑप्शन बचता है? श्रीमान दारा सिंह जी वर्ल्ड चैंपियन थे जी, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो आए हैं ये 1990 के बाद आने शुरू हो गए हैं। ओके, उससे पहले तो वो विश्व चैंपियन थे। जितने ये बड़े बड़े पहलवान होते, देखिए आज की डेट में स्वास्थ्य का तो इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन आप जाइए World War II के टाइम या World War I के टाइम, उस समय स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी, क्योंकि तब जो युद्ध हैं वो फिजिकली लड़े जाते थे। तो ये तब तो थे नहीं ना, ये कोई ब्रीड थी नहीं, तब कौन सा वे प्रोटीन होता था? तब कौन सी गोली कैप्सूल होते थे कि ये सप्लीमेंट खाइए, ये विटामिन B12, अरे B12 D3 आ गए हैं, ठीक है, कुछ रिसर्च का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मेरा जीवन दूभर तो मत बनाओ ना। अगर आप साइंटिस्ट हैं तो साइंटिस्ट आप इसलिए हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च करो, मेरे जीवन को आनंदमय बना दो, लंबा बना दो, सुखमय बना दो। क्या ऐसा हो रहा है? आज आप एक गाड़ी लेते हो, मान लीजिए कोई भी आपने गाड़ी ली, वो गाड़ी समय के साथ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है? आप कोई भी लैपटॉप लीजिए, कोई भी मोबाइल लीजिए, समय के साथ इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड से आने वाली जो भी चीजें हैं, समय के साथ आपके जीवन को बहुत आनंदमय बना रही हैं। ये जो हेल्थ रिलेटेड फील्ड से जो लोग लगे हुए हैं, आप उनको डॉक्टर कहें, चाहे आप उनको वट एवर यू कॉल देम, डाइटिशियन कहें, न्यूट्रिशनिस्ट कहें, क्या जो आपको बताया जा रहा है उसमें न्यूट्रिशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या? न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब क्या है कि आपके जीवन में न्यूट्रिशन भर दे। ये भर रहे हैं क्या या निकाल रहे हैं? नहीं, मैंगो नहीं खाने का है, मैंगो बहुत खराब होता है, केला नहीं खाने का है। फ्रूट्स तो बोला ही जाता है कि आप मत खाइए, खासकर शुगर पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि मैंगो नहीं खाना है, बनाना नहीं खाना है। उसमें हम कैसे देखें? मैंगो केला खाने से ही शुगर ठीक होगी और कोई रास्ता नहीं है। चावल खाने से, नॉर्मल जीवन जो नॉर्मल रहने से ही। अच्छा मान लीजिए हमने बंद कर दिया, एक एक्सपर्ट के पास गए तो वो 2-3-4 चीजें कहते हैं। क्या कहते हैं कि आप केला खाना, मीठे फल खाना बंद कर दीजिए, और क्या कहेंगे, चावल खाना बंद कर दीजिए, और कुछ बाबा जी और आगे चले गए, वो कहते हैं गेहूं खाना बंद कर दीजिए, आलू भी मना कर देते हैं, आलू बंद कर दीजिए। अभी मान लीजिए मैंने उन एक्सपर्ट की सलाह को मानते हुए, हम मान लेते हैं थ्योरेटिकली कि वो सही कह रहे हैं, हमने सब बंद कर दिया, क्या ठीक हो गया? क्या कल्याण हो गया? क्या ये जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, ये तो सदियों से बैठे हैं, 1990 से तो बैठे हुए हैं, और आज की डेट में ये क्या कह रहे हैं बैठे हुए? इंडिया इज ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हर 3 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक है। तो क्यों पहुंच गए ये लोग? इतनी जो रिसर्च चल रही है दुनिया भर में, ये
डायबिटीज को क्यों कम नहीं कर पा रहे हैं कि 33% से 10% हो जाए। और 33% का आप मीनिंग समझ सकते हो कि आज की जो 800 करोड़ की जो या भारत की अगर बात करें 150-140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 33%। नंबर्स कितना बड़ा हो गया, परसेंटेज इज वन पार्ट, बट सी द एब्सोल्यूट नंबर्स, कितने बड़े विशाल जनसंख्या हमारी आज परेशान है एक लाइफस्टाइल डिजीज से, और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और फिर कहते हैं हम तो इतनी रिसर्च करते हैं, आज ये दवा आज वो दवा, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे आपको जीवन जीने दे नहीं रहे हैं, आपको खाना खाने दे नहीं रहे। इज इट फार्मा माफिया? अब मैं इस चीज को, माफिया कौन है मुझे पता नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आपको ये कह रहे हैं खाना बंद करो, ये गोली खा लो, या ये इंसुलिन का इंजेक्शन लगवा लो, या XYZ कर लो, खाना खाने को कोई नहीं कह रहा। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? मतलब मैं एक शुगर पेशेंट की हम बात करते हैं, राइट? सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर शुगर पेशेंट? सपोज हम कोई कैटेगराइज नहीं करते किसकी शुगर कितनी है, वो तो ऑफकोर्स डॉक्टर को देख के ही बात करेंगे वो, लेकिन उनको फिर क्या फूड पैटर्न रखना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हम बात करें, खाना खाने को मना कौन कर रहा है? डॉक्टर मना कर रहा है। डॉक्टर की पढ़ाई क्या होती है? MBBS, ये बेसिक डिग्री यहाँ पे होती है, बाकी स्ट्रीम छोड़ो, बट नए जमाने वाले जो दवाई प्रेस्क्राइब कर रहे हैं MBB, इसका मतलब क्या हुआ? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें खाना आता है कहीं पे? हाउ डज दिस फेलो नो? जिसने पढ़ाई करी नहीं है खाने की, उसको कैसे पता कि मैं इसका चावल छुड़वा दूं? उसको कैसे पता कि मैं इसके फ्रूट छुड़वा दूं? फ्रूट छुड़वाने वाला वो होता कौन है? और इसी वजह से हम ये कहते हैं, हम दवाई के बारे में कोई भी बात कर नहीं रहे हैं, हम आपके लाइफस्टाइल को ठीक करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप पेट भर के नाश्ता कर लो, पेट भर के आप लंच कर लो, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम होने चाहिए, हर दिन होने चाहिए। अधिकतर घरों में क्या हो रहा है, हम तो यही खाते हैं जी, खाना दाल चावल अभी कौन व्यक्ति, आप मुझे बताइए अपने सामान्य ज्ञान से, कौन व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्जी के बियॉन्ड खाना खा रहा है? बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये, जब और डीप क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आज आपने क्या खाया? आज दाल चावल, तो इसमें रोटी सब्जी तो नहीं है। नहीं, वो कल खाए, टुमारो वी विल ईट। एक दिन हम दाल चावल खाते, एक दिन रोटी सब्जी खाते, और इसी वजह से आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। सर, ये मैं ना बहुत नई चीज सुन रहा हूँ आपसे, क्योंकि रीजन क्या है, हम भी यही सब देख रहे हैं और उन्हीं लोगों को सुन रहे हैं जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, डाइटिशियंस को। इनफैक्ट मैंने एक डाइटिशियन से बात करी थी, तो मैंने एक डाइट ली थी छोटी सी, क्योंकि मैं बात करूंगा, मुझे कभी उस टाइम पे एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई। शी सेड कि अगर आप रोटी खा रहे हो तो आप चावल नहीं खाओगे जी, अगर आप चावल खा रहे हो तो आप रोटी नहीं खाओगे जी। तो अब ये तो बिल्कुल आपने कहा कि चावल रोटी दाल सब कुछ होना ही चाहिए, अदरवाइज जीवन में कल्याण होगा नहीं। मैं इसको थोड़े से एब्सर्ड से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एरल डाइट का नाम सुना है आपने? एक ट्यूब आती है जिससे कुछ चिपकाया चिपकोई करते हैं, एमसील एक आती है। एमसील में और एरल डाइट में दो चीजें दो प्रोडक्ट होते हैं, ए और बी। जब तक आप दोनों को मिलाओगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जब आप एमसील के दोनों को मिलाओगे, तब जाके वो ऐसा पत्थर जैसा सॉलिड हो जाता है, लोहे जैसा स्ट्रांग हो जाता है, और वो किसी भी चीज को चिपका सकता है। यानी कि रिजल्ट लाने के लिए कभी कभी आपको दो चीजों की जरूरत होती है लगभग इक्वल मात्रा में। अगर केवल चावल खाओगे तो डायबिटीज ठीक नहीं होगी। गेहूं और चावल दोनों खाओगे अपने जीवन में तो वजन भी कम होगा, और आपका जो अगर कोई हेल्थ इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो इसी से ठीक होंगे। मैं इसी को ये कह रहा हूं कि मैं आपके जीवन को निर्धारित नहीं करता हूं, लेकिन थोड़े बहुत करेक्शन मैं कर देता हूं, और यही करेक्शन हम करते हैं दाल चावल रोटी सब्जी दोनों मील में, लंच में और डिनर में, डेली बेसिस पे आपको खाने ही है। रात को भी चावल खा सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली खाने ही चाहिए। अच्छा। लेकिन देखिए, खाना क्या है, फ्रेशली कुक्ड होने से अच्छा है, ऑलवेज इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर कि आप लेकिन अगर किसी की प्रोफेशनल मजबूरियां हैं या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है कि बना तो ठीक है, सुबह का शाम को खा लो, दैट इज ओके, बट देन बदल के खाना चाहिए। इसीलिए ईश्वर ने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, मूंग बनाई है, अरहर बनाई है, उड़द बनाई है, मसूर बनाई, क्यों बनाई है इतनी सारी चीजें? कभी आप साबुत खाओ, कभी छील के निकाल के वाली खाओ, कभी आधी जो होती है वो खाओ ना बदल के। डरने की क्या बात है? सर, हाउ अबाउट मिल्क? देखिए, मैं इसको ऐसे कहता हूं, आप क्या कर रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्या नहीं कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जो ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया और पेट भर के कर लिया, प्रॉपर कॉम्बिनेशन में कर लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूध पीना खराब नहीं है, आप कह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप दूध क्या होता है कि चाय में पीते हैं कुछ लोग, हाँ, दही के रूप में लेते हैं। यू आर बेसिकली, आप दूध की बात नहीं कर रहे, आप डेयरी की बात, डेयरी है ना, चाहे वो पनीर के रूप में।
अगर आप ये सारी चीजें खा के चल रहे हो तो बाकी जीवन में कोई मायने नहीं रखते। हो सकता है आप थोड़ी देर में समोसे की बात करो, हो सकता है कि आप तेल टपकते हुए भटूरे की बात करो। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई भटूरा खाने में प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या आप ये बाकी चीजें कर रहे हो? भटूरा खा लिया इज ओके, बट क्या आप मैंगो केला लीची खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? क्या आप नाश्ता पेट भर के ब्रेकफास्ट इडली सांभर पराठे पोहा उपमा खा रहे हो? क्या आप लंच पेट भर के कर रहे हो? अगर आपने लंच वंच ये बाकी 80% अगर आपने ठीक से कर लिया, खाना खा लिया, आपके शरीर में ये घुस गया, तो बाकी 20% मायने नहीं रखते। हाँ, 24 घंटे आप बोलो, 24 घंटे तो हम कहते हैं मैंगो भी खाओगे तो परेशानी का कारण हमें पता नहीं है, बट हमारा ये मानना है वो परेशानी का कारण हो सकता है। कहावतें कहती हैं कि अगर आप इनएप्रोप्रिएट मात्रा में अगर अमृत भी खाओगे तो वो भी जहर का काम कर सकता है। सर, और सही मात्रा में कोबरे का जहर भी आप लोगे ना, हाँ। तो वो भी आपको जीवन दान दे सकता है। सर बहुत सारी वीडियोस हैं जी मैंने खुद पॉडकास्ट भी करे, जी स्पेसिफिकली बोला गया कि दूध नहीं पीना चाहिए, Okay. जस्ट अवॉइड मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये तो आपको जहर की तरह बिहेव करते हैं। जी आप कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको खाओ और उसको कंज्यूम करो। जी तो अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। जितने भी ये लोग मना कर रहे हैं वो मना करके छोड़ देते हैं और लोगों के जीवन में कंफ्यूजन है। करना क्या है ये कोई नहीं बताता। आपको जैसे डॉक्टर ने कहा चावल नहीं खाने, अभी खाऊं क्या? मतलब आपने मना कर दिया कि ये मत करो, लेकिन करूं क्या? एक बाबा जी ने कहा दूध मत लो, अभी करूं क्या? करना क्या है? दूध छोड़ दिया, अब क्या करूं? अब क्या करूं? वो तो कोई नहीं बता रहा। और हम अकेले हैं जो आपके पूरे लाइफ को बता रहे हैं। अब ये कुछ कहते हैं आपको 7 घंटे सोना चाहिए जी। अबे सोना तो चाहिए बाबा जी, मैं लाइट बंद करके लेट जाती हूँ, नींद तो नहीं आती। नींद तो 4 बजे आती है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है, दूध नहीं पीना, अभी करूं क्या? नहीं, बंद कर दिया, चलो छोड़ दिया, अब क्या करूं? क्या कोई बता रहा है? आगे की बात कोई बताता है? कोई नहीं बता रहा। कोई बताता है? हम आप अकेले हैं जो पूरी आप रूटीन बताइए सर, आगे की बात बहुत लोगों को जाननी है। मैं बताता हूँ। आपका पूरा रूटीन मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति को कैसे रखना चाहिए, जी। जिससे कि जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका ये कमेंट नहीं आए बताता तो कुछ भी नहीं है, है ना? मैं आपको पूरा बता देता हूँ। तो जनरली एक व्यक्ति, हमने ये देखा है, क्योंकि सारी चीजें स्टैटिस्टिकल होती हैं, जो भी रिसर्च है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। हमारा भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है अधिकतर लोग 6 बजे उठ ही जाते हैं सुबह। ठीक है, 6 बजे उठे, 7:30 बजे उठे, 6, 6:30 नॉर्मली ऐसे उठ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? 1 ग्लास प्लेन नॉर्मल सादा साधारण रेगुलर पानी पीना चाहिए जो आपके नलके में से आता है। आप ये मान सकते हो कि भाई आज समय के साथ इम्प्योरिटीज आ गई हैं, तो केवल एक नॉर्मल सा जो प्योरिफिकेशन होता है जिसमें आप यूवी के थ्रू आप उसको निकालते हैं, आरओ नहीं लेना नहीं। चाहिए। आरओ नहीं लेना चाहिए। आरओ पानी का सत्यानाश कर देता है, सॉरी टू यूज सच वर्ड्स, बट जो नॉर्मल एक्वागार्ड जैसा होता है ना, जिसमें एक चारकोल के थ्रू निकलता है, एक और कोई फिल्टर होता है, फाइनली यूवी फिल्टर के थ्रू, तो थोड़े सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो निकल जाते हैं। और अगर कुछ बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन उसके अंदर में है तो वो यूवी के थ्रू खत्म हो जाता है, तो उतना भर आपका सफिशिएंट है। और पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई इन्फ्यूज वाटर नहीं, कोई ये फलाना पानी ढिकना पानी, ये बिल्कुल भी आपको पानी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन्फ्यूज वाटर भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई ककड़ी रात भर भिगो के रखी है, कोई धनिए का पानी, जीरे का पानी, गर्म पानी भी नहीं करना, गुनगुना भी नहीं करना, सादा पानी पी लेना है। हाँ, जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं, कश्मीर में कोई है, हिमाचल में कोई है, तो वहां पे बॉडी टेम्परेचर का पानी आपको लेना चाहिए। उस केस में आप गुनगुना थोड़ा सा कर सकते हो। और गुनगुना कैसे करोगे? पानी को डायरेक्टली गैस पे नहीं लगाने का है। जो पानी गैस पे लगाया है ठंडे पानी में, उसको थोड़ा सा मिला लें। सो दिस इज हाउ इट शुड बी डन। ओके, तो ये हो गई। ये कोई कॉपर का पानी नहीं, कोई नारियल का पानी नहीं, कोई चांदी के बर्तन में रखा पानी नहीं, कोई मैग्नेटिक पानी नहीं आपको, ठीक है ना? पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, सादा साधारण नॉर्मल पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। जब भी आप उठते हैं उससे 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता करके खत्म कर देना चाहिए। नाश्ते में क्या होगा? तरह तरह के पराठे खाइए। आप दिखाइए ना अपना स्किल, दिखाने तो पराठे बनाने में दिखाइए। इडली बनाइए, इडली खाइए, डोसा खाइए, उत्तपम खाइए, अप्पम खाइए, अप्पे खाइए। इतनी वैरायटी है वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में। जिनको ऑमलेट खाना है ऑमलेट खाइए। छोले भटूरे खा सकते हैं सुबह नाश्ते में? नहीं खाने चाहिए, नहीं खाने चाहिए। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया जी छोले भटूरे नाश्ते में खाते हैं। पूरी आलू नाश्ते में खाते हैं, दही जलेबी नाश्ते में चलती है। तो क्या ये सुबह खाना सही है कि नहीं? मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि जो व्यक्ति इसमें इंटरेस्ट ले रहा होगा वो जनरली उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है।
चाहे वो वजन बढ़ा हुआ है। हमारा जो स्कोप है वजन कम कराने के लिए, वेट लॉस के लिए हम बात करते हैं। तो जितने भी हमारे वक्तव्य जाते हैं ऐसे लोगों के जिनके वजन बढ़े हुए हैं। ओके, अब बढ़े हुए वजन का मतलब ये है बेसिकली कि पहले आपको अपनी गाड़ी के टायर टूयर ठीक करा के चलाने लायक बनानी है। जब आपकी गाड़ी ठीक हो गई, उसके बाद आप उसको हाईवे पे ले जाओ, उसके बाद F1 रेसिंग में लेके जाओ, आप उसको पहाड़ों में लेके जाओ, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हो सकता है हमारे ये पॉडकास्ट वो लोग भी देखें जिनको वजन नहीं घटाना, लेकिन जस्ट डाइट ठीक करनी है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो क्या होता है बेसिकली, हमारा अपनी बॉडी के साथ में जो इंटरेक्शन होता है वो हम मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख देते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। हम किडनी का ढक्कन खोल के देख नहीं सकते, हम अपने लीवर को देख नहीं, भाई फैटी लीवर हो गया, टूथब्रश लिया क्लीन कर दिया विम लगा के, ऐसा नहीं होता है हमारा। और जब आप जो खा रहे हो उसी से आपका जीवन बनता है या बिगड़ता है। और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनका हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ होता ही होता है। और हेल्थ गड़बड़ होने का मतलब ये होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं पे वीक हो गया है। छोले भटूरे सुबह खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले ये सिस्टम तो बख्तरबंद कर लो ना। और हर दिन छोले भटूरे क्या, हर दिन तो आप कोई सुपर टेस्टी फूड भी खाओगे तो वो भी जीवन में खराब कर सकता है। जो मैंने कहा, अमृत की भी अधिकता जहर का काम कर, अधिकता किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। हर चीज एक सीमित कि आप मैंगो खा रहे हो तो एक दिन मैंगो खाओ, मैंगो खाओगे कितने उस दिन पेट भर के खा लो। लेकिन रोज मैंगो खाओगे तो वो भी हो सकता है कि समस्या का कारण बने। तो एक दिन मैंगो खा लो, एक दिन आप केला खा लो, एक दिन लीची खा लो। उस समय जब आप खा रहे हो तो पेट भर के खा लो। क्या तो ये जो फ्रूट्स आप बता रहे हैं, कोई भी फ्रूट किसी भी तरह का खाली पेट खाने चाहिए? जैसे नाश्ते में कई लोग फ्रूट्स ही खाते हैं। नहीं मैं उसी पे आ रहा था। अच्छा, नाश्ते का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। नाश्ता मतलब अन्न खाना है, नाश्ते का मतलब आपको अनाज ही खाना है। ओके, मैं आपको रूटीन बता देता हूँ, फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ, ठीक है? तो 2 घंटे के भीतर आपने नाश्ता कर लिया। कितना किया? पेट भर के किया। कैसे बनाया? अपने टेस्ट के अनुसार बनाया। हर व्यक्ति, तो मोहित जी बनाएंगे तो वो अपने टेस्ट के अनुसार उनका आलू का पराठा बनेगा। प्रिया जी बनाएंगी तो वो अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगी। हर व्यक्ति अपने टेस्ट के अनुसार बनाएगा और कितना खाएगा? पेट भर के खा लेगा। कब खाएगा? 2 घंटे के उठने के 2 घंटे के बाद में खा लेगा। कोई सवाल नाश्ते के बारे में? नहीं। आगे चलते हैं। हर व्यक्ति का एक लंच का समय होता ही होता है। जैसे ऑफिस जाने वाले लोगों का समय जनरली 1 से 2 के बीच होता है। तो जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखना जरूरी है। एक दिन 6 बजे उठे, एक दिन 8 बजे उठे, एक दिन 6-5 बजे उठ गए, ये चीज गलत है। हर दिन जीवन में डिसिप्लिन, 6 बजे उठ रहे हो तो ठीक है, 6 सवा 6 बजे, कभी अलार्म बंद कर दिया, सवा 6 बजे उठ गए, बट 15-20 मिनट के आसपास, इससे ज्यादा इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे ऑफिस में कहते हैं कि 8 बजे का समय तो सवा 8 तक आ जाओ, उतना इनडिसिप्लिन इज ओके। ठीक उसी तरीके से नाश्ते में भी 2 घंटे में कभी सवा 2 हो गए, कभी पौने 2 हो गए, इस तरीके से एकदम बंधा हुआ भी नहीं होता है कि बाय द बुक्स भी नहीं होना चाहिए। नाश्ते का समय, लंच का समय जो भी आपका डिफाइंड है। कोई टीचर्स हैं, स्कूल 2 बजे छूट रहा है, ऑफिस में 1 से 2 होता है, उस 1 से 2 के बीच में निर्धारित समय पे डिसिप्लिन्ड वे में आप खाना खा लीजिए। इज दैट ओके? टाइमिंग ओके? देन जिसका जो समय है, लेकिन हर दिन नियत समय पे आप खा लीजिए। खाने में क्या खाएंगे? जो मैंने आपसे कहा, दाल चावल रोटी सब्जी, चारों आइटम खाएंगे बराबर, लगभग बराबर मात्रा में चारों आइटम आपको ले लेने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं तोल तोल के एक एक कण निकाल, ऐसा नहीं। आप मोटे तौर पे देखिए, जितनी रोटी है उतनी ही चावल है, उतनी सब्जी है, उतनी दाल है, खा लेंगे। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। रोटी कौन सी होगी? ओनली गेहूं की होगी। चावल कौन से होंगे? ओनली व्हाइट वाले होंगे। कोई बाजरा जवारी खाना ब्राउन नहीं, राइस और ये सब कुछ नहीं। इन्हीं की सब वजहों से तो परेशानियां है ना जीवन में। ये हजम होते नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं होते हैं। डाइजेस्ट का मतलब ये है जैसे हैं वैसे ही आगे चले जाते हैं। दे डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम चावल टू ग्लूकोज, कन्वर्ट ही नहीं होते, तो एनर्जी देते नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? आपके सिस्टम को प्लग कर देते हैं, जिसको सरल भाषा में कहे, आपको कॉन्स्टिपेशन होना ही होना है। ये हजम भी होते नहीं है। ब्राउन राइस को कुकर में सीटी पे सीटी मारते रहो, गलता ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं गलेगा। तो जो कुकर में नहीं गलता था, आपके स्टमक में जाके कैसे वो? सर एक राइस आता है किनुआ राइस, जो बहुत सारे लोग तब खाते हैं जब उनको शुगर हो जाती है या डायबिटिक को कहा जाता है किनुआ खाओ। इज इट ऑल्सो सेफ टू ईट किनुआ या वो फिर राइस वो नहीं है, वो ना तो वो ग्रेन, राइस होता है ग्रेन, हाँ, और जो किनोवा है वो होता है सीड। हम ये कहते हैं कोई भी सीड किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं खाना है। सीड का मतलब पंपकिन सीड, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, कोई भी सीड, कोई भी ड्राई फ्रूट, कोई भी नट आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, हालिम सीड, कोई भी सीड आपके जीवन का बिल्कुल भी हिस्सा होने नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो सीड बनाए हैं ईश्वर ने, वो प्रकृति का निर्माण करने के लिए बनाए हैं। अगर आपके जैसे लोग जो, मतलब ये सवाल जो मन में रखते हैं, आप सोचिए अगर सारे पंपकिन सीड खा गए तो कद्दू पैदा कैसे होंगे दुनिया में?
और आप ये भी देखिए कि एक मैंगो की गुठली लीजिए, उसमें इतनी पावर होती है कि वो इतना बड़ा एक विशाल वृक्ष पैदा कर सकती है और उसमें हज़ारों मैंगो लग सकते हैं कि नहीं लग सकते? बिल्कुल। इसका मतलब इसका जो सीड का स्ट्रक्चर है वो खाने के लिए नहीं है। लेकिन सर बहुत सारे डॉक्टर्स या डाइटिशियंस ही कहते हैं कि सनफ्लावर सीड्स हो गए या बादाम हो गए, काजू हो गए जिनकी बात हम अभी कर रहे हैं, फ्लेक्स सीड्स हो गए, ये खाने चाहिए, इससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है या फिर बहुत सारी बीमारियां दूर होती है या बड़े सारे मिनरल्स और वाइटामिन हमें मिलते हैं। तो अब उसका ओके, ऐसी कैसे बात हम है। देखें ओके, उसको? इनमें मिनरल आए कहाँ से? इनमें जो मिनरल आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अगर हम एक खेतों की बात करें, खेत तो हम सब ने देखे हैं। क्या कभी आपने ऐसा देखा एक खेत में ओनली फूल गोभी लगी हो? ऐसा होता है? उसमें फूल गोभी भी लगी है, पत्ता गोभी भी लगी है, गाजर भी लगी है, वही खेत है ना? उसमें पालक भी लगा हुआ है, उसमें मटरें भी लगी हैं, उसमें टमाटर भी लगे हैं। और ये कहते हैं कि सभी चीज़ों में अलग-अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, अलग-अलग मेटल्स होते हैं, किसी में ज़िंक होता है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में सेलेनियम है, किसी में आयरन है। होता है कि नहीं? ये कहाँ से आ रहे हैं? ज़मीन में से ही आ रहे हैं ना। तो ये सब्ज़ी जो चीज़ आपकी लौकी के बीज में हो सकती है, वो क्या लौकी में नहीं होगी? डेफ़िनेटली होगी, तो लौकी खा लो। हम ये कह रहे हैं बीज खाने क्यों हैं? आप लौकी खा लो। और सनफ्लावर के सीड, ये तो फूल के सीड होते हैं, उनमें कैसे कुछ हो सकता है? और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सीडों में ही कुछ न्यूट्रिएंट हैं, अगर सीड में कुछ न्यूट्रिएंट हैं और ये रिसर्च करके इनको ये पता चला है कि इसमें ये न्यूट्रिएंट है, इसमें, तो इन्होंने जो रिसर्च है वो नींबू के बीज पे क्यों नहीं करी? ऑरेंज के, संतरे के बीज पे क्यों नहीं करी? और वो कहें भाई मोहित जी, ये संतरे के बीज में तो टिंग टोंग टिंग होता है और आप खा लीजिए, आपके जीवन में कल्याण होगा। क्यों न संतरे के बीज पे, आज संतरा तो सदियों से चला आ रहा है और ये जो साइंटिस्ट बैठे हैं ये भी सदियों से चले आ रहे हैं, क्यों रिसर्च नहीं करते हैं? क्यों? इनको पता है इनका एजेंडा फिट नहीं होगा। क्यों? वो खाने में अच्छे नहीं है तो कोई खाएगा नहीं। तो ये आपकी इमोशंस के साथ, आपकी भावनाओं के साथ, आपके खिलवाड़ करते हैं, जिससे कि इनका एजेंडा मुझे पता नहीं क्या होता है। शायद ही आपको बीमार रखना चाहते हैं कि आप लाइन पे लाइन एक के बाद एक उनके पास जाते रहें और उनकी दुकान चलती रहे। कौन व्यक्ति मैं क्या कहता हूँ वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने आपसे कुछ कहा, आपने उसको जीवन में धारण किया और उसको फॉलो करना शुरू किया। क्या आपके जीवन में रोशनी का दिया जला है? या आप जहाँ थे वहीं के वहीं बैठे हैं, बल्कि और आपको लग रहा है यार गड़बड़ी होता जा रहा है, कुछ कल्याण तो हो नहीं रहा। अभी तक नींद अच्छी आती थी, जब से बादाम खाने शुरू किए नींद आनी ही बंद हो गई। और हम ये कह रहे हैं कि आप जो मैं कह रहा हूँ वो तो करके देख सकते हो ना। मैं कह रहा हूँ ये आप बादाम खाना बंद कीजिए, जहाँ पे आप बादाम खा रहे हो वहाँ पे मूंगफली खा लो ना मुट्ठी भर के। एक 1 किलो बादाम में जो आप लेके आ रहे हो उतने में तो साल भर की मूंगफली आ जाएगी। मूंगफली क्यों नहीं खाते हो? ये कोई भी कौन प्रमोट नहीं कर रहा है मूंगफली खाने के लिए। मूंगफली ज़्यादा बेटर है? मूंगफली इज ऑलवेज द बेस्ट। ओके। मूंगफली ही खानी चाहिए। ओके, ही खानी चाहिए? हाँ, मतलब ये कोई बाकी सब चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर आपका मन है तो मूंगफली खा लो, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ओके। सर आजकल वो मखाने भी बहुत चल रहे हैं, रोस्टेड और ये सब। मखाने, देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ना, हमारा ये जो पूरा शरीर तत्व है या पूरी जो धरती है वो 5 ही तत्वों से जनरली बनी होती है, फायर, एयर, अर्थ, ये जो बोलते हैं। मखाने और सिंघाड़े ये पानी में उगते हैं, धरती इनको छूती भी नहीं है, धरती इनको छूती भी नहीं है, इनमें न्यूट्रिएंट हो नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। अब ये जो जिनको कुछ कमर्शियली डेवलप करना पड़ता है कि किसी इलाके में हो सकता है ये लिली के फूल या कमल के फूल बन रहे हैं और उसके बीज लाके उनको भून भान के ये कर रहे हैं, सबका एजेंडा है। हम भी कहते हैं खा लो कभी फॉक्स नट, इनको तो बोलना भी शुरू किया फॉक्स नट। सर मेरे घर पे तो सुबह मेरे मम्मी पापा उठ के सबसे पहले, मतलब फर्स्ट जो उनका मील होता है ब्रेकफास्ट से पहले चाय के साथ मखाना ही होता है सर, कई सालों से। ओके, अभी आपने एक अलग टच किया चाय के साथ। चाय इतना खूबसूरत ड्रिंक होता है और हम यही कहते हैं जिसको भी चाय पीनी है अकेली चाय की चुस्कियों का आनंद लो। चाय कितनी लाजवाब चीज होती है। उसके और साथ ये कुछ नहीं खाना है? बिल्कुल भी नहीं खाना है। चाय के साथ कुछ खाया मतलब नुकसान हुआ। चाय को अकेला पीना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, देखो फॉक्सनट, मैंने क्या कहा कि फॉक्सनट थोड़े बहुत खा लेने में कोई हर्जा नहीं है, बट शाम को खाओ 5 बजे के आसपास। अगर खाना है तो 5 सुबह बजे नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सुबह खाना है तो फ्रूट खाओ ना। अगर आपको खाना है तो जहाँ पे आपने चाय पी, चाय का आनंद लो। आराम से बैठ के अपनी बालकनी शालकनी में जहाँ बैठना है, गार्डन में बैठो, चाय का आनंद लो। चाय पीने के बाद में अगर आपको लगता है तो आधा पौना 1 घंटे के बाद में आप बैठो ना, लीची लेके 40-50 लीची खा लो।
प्रॉब्लम कहाँ है? केले खा लो 3 4 5 6, चीकू खा लो, अंगूर खा लो 200 ग्राम 250 ग्राम। ब्रेकफास्ट से पहले खाया जा सकता है इनको? ब्रेकफास्ट के बाद खाना इज ऑलवेज बेटर। ब्रेकफास्ट को टच नहीं, ब्रेकफास्ट की टाइमिंग को टच नहीं मैं करना एक्चुअली वो टाइमिंग के हिसाब से, जैसे हम सुबह उठे, हाँ। हमने चाय पी, जी। जनरली लोगों की इंडिया में तो आदत होती उसके है। बाद अब उसके बाद हम सीधे ब्रेकफास्ट ही कर ले। ब्रेकफास्ट करो। ब्रेकफास्ट के आधे 1 घंटे बाद फिर हम कोई फ्रूट खा सकते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट बताया जो 8 बजे तक 2 घंटे के भीतर हो गया, और अपने अपॉइंटेड टाइम पे जो भी आपका टाइम होता है वहाँ पे आपने लंच कर लिया। लंच मैंने आपको बता दिया, दाल चावल रोटी सब्जी आपको खाने, जो एग फिश चिकन खा रहे हैं वो भी वहाँ पे खा सकते हैं। इज दैट ओके? लंच इज ओके। आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे, खा लेंगे। खाएंगे कितना? पेट भर के खाएंगे, लगभग चारों आइटम लगभग बराबर मात्रा में आपको लेने हैं। लंच इज ओके। इन दोनों के बीच में समवेयर, तो ये नॉर्मली मैंने जो देखा है 4 घंटे का गैप, 5 घंटे का गैप होता है 8 से 1 बजे के बीच में। तो यहाँ बीच में आपको भूख लगती है, तो यहाँ पे आपको फ्रूट खाना चाहिए, विच में भी अराउंड 10 o'clock या 11 o'clock। अभी फ्रूट के मैं आपको रूल बताने की कोशिश करता हूँ। फ्रूट सिंगल फ्रूट खाएंगे, मिक्स नहीं करके कभी भी खाना है। तो चाट बना के जो खाते हैं बिल्कुल भी नहीं खानी है, सिंगल फ्रूट खाना है। फ्रूट कौन सा खाएंगे? जो मर्जी खाना है खा लो। कैसे खाएंगे? पील करके खाना है। एप्पल भी खाएंगे तो छिलका निकाल के खाना होता है। ओके। इस पे भी क्वेश्चन है हाँ। कि लोग कहते हैं कि उसके छिलके में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको निकालना ही नहीं चाहिए। न्यूट्रिएंट होते हैं, बट वो न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो नेगेटिव न्यूट्रिएंट होते हैं। छिलका भगवान ने बनाया क्यों? किसी भी चीज के ऊपर, तो अगर छिलका खाना है तो क्या केवल सिर्फ एप्पल में न्यूट्रिएंट होता है? संतरे को भी छिलके के साथ खा लो। भाई, आप जो भी व्यक्ति जो फिलॉसफी दे रहा है, आप अपनी फिलॉसफी तो अडिग रहो ना। तरबूज खाते हो आप छिलके के साथ, तो तरबूज के छिलके में न्यूट्रिएंट नहीं होते, केवल एप्पल में होता है। आप पाइनएप्पल का छिलका खाओ ना, क्यों नहीं खा रहे हो? क्यों नहीं खा रहे हो? सिर्फ एप्पल अकेली चीज ऐसी होती है, या अंगूर का तो छिलका निकाल, अमरूद वगैरह के तो छिलके निकाल लो तो अच्छा ही है। छिलका देने का पर्पस है, छिलका मतलब स्किन ऑफ द फ्रूट। स्किन का मतलब है, स्किन का एक पर्पस है। हमारी स्किन में भी इसलिए बनाई गई है जिससे बाहर के बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन जो अटैक है वो आप तक न पहुंचे। मेन मुद्दा क्या है? भगवान को बचाने हैं प्रकृति। प्रकृति कैसे बचेगी? बीजों से बचेगी। इसलिए बीज सेंटर में क्यों है? सर के ऊपर क्यों नहीं लगा हुआ है? काजू को छोड़ के जो फ्रूट के नीचे उगता है, बाकी सेंटर में क्यों है फ्रूट? बीज सेंटर में क्यों है? क्योंकि भगवान को प्रकृति शायद बनाए, कॉमन सेंस से बोल रहा हूं, मुझे भी पता नहीं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव अ रीजन। नहीं, प्रॉब्ली राइट। कि पल्प, इसीलिए इतना बड़ा पल्प बनाया है, और इतना बड़ा इसी वजह से छिलका बनाया है कि जिससे कि बीज प्रोटेक्टेड रहे और उस बीज के माध्यम से आगे का जीवन चले। इसलिए ऐसा होता है। इसलिए छिलके को, वो जब छिलका, मैं इसको ऐसे कहता हूं कि छिलका एक तरीके का हिट की लेयर, जो हिट होता है ना अपने को मच्छर मक्खी मारने वाला, वो हिट की लेयर बनाई। क्या आप हिट पी सकते हो? नहीं पी सकते हो। क्यों? वो बहुत जहरीला हो सकता है। उसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज का छिलका आपको खाना नहीं चाहिए, किसी भी चीज का। और बाकी तो आप खाते नहीं हो। एक ही फ्रूट ऐसा है जिसके लिए ये जो एक्सपर्ट बैठे हैं सिर्फ एप्पल के लिए कहते हैं इसमें बहुत न्यूट्रिएंट होते हैं। तो आप बादाम का छिलका क्यों उतरवा देते हो? रात भर भिगो के रखिए, सुबह निकाल दीजिए। इसके अंदर फाइटिक एसिड होता है आपके शरीर को, मतलब उसके अंदर तो फाइटिक एसिड और इसके अंदर न्यूट्रिएंट। कमाल की बात करते हैं, कुछ भी नॉनसेंस बकते चले जाए। क्यों? उनको पता है इसको सत्यापन कौन करेगा? सत्यापन करे, मैं कहता हूं नहीं होता। इसके अंदर जो बहुत जहरीला होता है, जो, और आपको इसलिए प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम कोई भी छिलका करता है। इसलिए बिल्कुल छिलका मत खाइए, बीज भी नहीं खाने हैं। जो लोग अगर मान लीजिए तरबूज खा रहे हैं और किसी तरबूज चबा चबा के खा जाते हैं, तरबूज के बीज भी और बीज का छिलका भी खा जाते हैं। ईश्वर ने बीज के ऊपर भी एक छिलका दिया है। सभी क्यों दिया है? क्योंकि जिससे बीज प्रोटेक्ट करे। और ये जो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स हैं, ये मतलब बीज को, बादाम को फोड़ फोड़ के, तरबूज के बीज को फोड़ फोड़ के, खरबूज के बीज के ऊपर भी छिलका दिया है कि जिससे बीज प्रोटेक्टेड रहे, जीवन प्रोटेक्टेड रहे। नुकसान करता है वो? डेफिनेटली करता है, बिकॉज वो, उसकी जो संरचना है बीज की इतनी जटिल होती है कि वो नए जीवन का निर्माण कर सकती है। और आप उसको खा गए तो पेट के अंदर जाके जीवन जो है उसका खरबूजा खाने के लिए, खरबूज के बीज खाने के लिए नहीं बना हुआ है। इसी वजह से लोगों के, आपने जो कहा एसिडिटी, ब्लोटिंग, जो स्टमक रिलेटेड जो डिस्कम्फर्ट होता है, और स्टमक में जो हुआ, जो लोग कह रहे हैं गट ब्रेन एक्सिस जो होता है, गट का मतलब ये, जब गट में परेशानी होगी तो दिमाग में परेशानी होती है। एक्सिस वैक्सिस का कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपको जब यहाँ परेशानी होगी तो सर में भी दर्द होता है। ये सारी परेशानियों का जड़ बीजों का बहुत अधिक कंजम्पशन हो गया है। और इसलिए हम कहते हैं कि बॉस, जब आप
संतरे का छिलका मुंह में आता तो थूकते हो ना आप उसको, लेकिन तरबूज के बीज को चबा चबा के खा जाते हो, उसी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो बीजों को, उसके भी बीजों को प्लीज डू नॉट कंज्यूम दोस सीड्स। I'll come to this gas acidity, Yeah. लेकिन एक बार ही पूरा डिनर जी, तक कंप्लीट कर लेते डिनर। हैं। तो अब इसी तरीके से जैसे लंच हर व्यक्ति का सेम एक समय होता है, हम्म। डिनर का भी हर व्यक्ति का एक समय होता है, तो वहां पे डिनर कर लेना चाहिए। सर हाई टी भी आती है एक बीच में मैं आई एम कमिंग इंडिया में। तो इसी तरीके से, तो मतलब 3 मेन मील, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये हम्म। क्लियर हो गए। डिनर में क्या, 4 आइटम खाने हैं और पेट भर के खाने हैं, अपने टेस्ट के अनुसार बनाने हैं, लेकिन डिसिप्लिन रखना है। ऐसा नहीं कि एक दिन 8 बजे डिनर लिया, एक दिन 9 बजे लिया, एक दिन 10 बजे लिया, एक दिन सूर्योदय से पहले लिया, तो ये सब चीजें नहीं। जो भी आप समय निर्धारित करो ना, और उसको डिसिप्लिन के हिसाब से खा लो। टाइम कुछ है नहीं, डिनर कोई का? नहीं, जो भी आपका, हमारा ये कहना है मोहित जी इसमें कि आपको कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट होना है। मतलब क्या हुआ कि समय को आप कंसिस्टेंट रखिए। 8 बजे खा रहे हो तो 8 बजे, 9 बजे खा रहे हो तो 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे, लेकिन आइटम इनकंसिस्टेंट रखने हैं। दाल और चावल, सॉरी, रोटी और चावल तो नहीं रहेंगे, बट सब्जी बदल बदल के खाइए, दाल बदल बदल के खाइए, वो इनकंसिस्टेंट हो गया आपका। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिनर भी हाँ। एक टाइम रख लीजिए जी, चाहे अगर कोई 10 बजे 11 बजे भी रात को खा रहा है तब भी ठीक है, हाँ, कोई दैट्स नॉट अ दिक्कत नहीं प्रॉब्लम। है। जी हाँ, अब Okay. समय आता है तो हमने सब चीजें डिसाइड कर ली। हमने वेकअप, फिर ब्रेकफास्ट, उसके बाद में लंच, उसके बाद में डिनर, और यहाँ पे मैंने कहा फ्रूट खाना। अब आपने कहा कि ये इवनिंग का जो स्नैक का टाइम होता है, तो ये स्नैक का जो टाइम है, इस टाइम में अगर आप ये सारे खाने पेट भर भर के खाएंगे तो जनरली यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रेविंग नहीं होती है। समोसा खा लूं क्या, कचौड़ी खा लूं क्या, पकौड़े खा लूं क्या, लेकिन अगर खाना है तो जरूर खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले अपने सिस्टम को ठीक कर लीजिए। जिनके सिस्टम ठीक नहीं है, जिनके ठीक है वो तो खा ही रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन प्रॉब्लम उनको हो रही है जिनके सिस्टम थोड़े से गड़बड़ाए हैं, या तो वजन बढ़ा हुआ है या हेल्थ इश्यूज जिनको एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे थोड़े समय के लिए, जब तक कि आपका सिस्टम बुलेट प्रूफ नहीं हो जाता है, तब तक के लिए आप यहाँ पे चना, मूंगफली, छोले की चाट, चने की चाट उबाल के और या रोस्टेड उस तरीके से खाइए। उसको डिलीशियस बनाइए। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए आपने छोले उबाले, कि दोपहर में तो आपने छोले चावल खा लिए, थोड़े से छोले बचा के रख लीजिए और उसमें प्याज डालिए, ककड़ी डालिए, टमाटर डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए, नींबू थोड़ा सा डालिए, चटपटा बना कि नहीं बना, और पेट भर के खा लीजिए। तो ये रूटीन आपको समझ में आ गया, पूरा का पूरा रूटीन। और उसके बाद में जब आप ये रूटीन फॉलो करेंगे ना, तो 2 चीजें डेफिनेटली घटित होने वाली हैं। नींद तो जबरदस्त आने वाली है, धरती फटे, आसमान गिरे, नींद आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। 7 घंटे की नींद आपको ऐसी आएगी, आपको कोई स्लीप रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज क्या होगी, जब सुबह उठेंगे तो आपको मोशन ऐसे आएगा कि 30 सेकंड 1 मिनट से ज्यादा लगने वाला ही नहीं है। आपका स्टमक 40 साल का कॉन्स्टिपेशन एक दिन में रोटी सब्जी खाने से क्लियर हो जाता है, जब आप गेहूं खाते हैं तो। लेकिन जिन लोगों को फिर भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो उनको क्या इस डाइट के अलावा कुछ और ऐड करना चाहिए? अगर इसको कर लेंगे तो कुछ ऐड करने की जरूरत होती नहीं है। क्या ऐड करेंगे भाई? फाइबर, मोर फाइबर पीपल आर सेइंग। फाइबर, कुछ फाइबर नाम की कोई भी चीज, रस्सी खा रहे हैं लोग, जूट खा रहे हैं, जूट तो फाइबर ही फाइबर है, खा लो ना। क्यों नहीं खाते हैं रस्सी? ये लोग जूट खाने को क्यों प्रेरित नहीं कर रहे हैं? अभी वो कहेंगे ये मेरा प्रोडक्ट ले लो, इसमें फाइबर ही फाइबर है। नाम मैं लेना चाहूंगा, अभी एक सुनील शेट्टी जी हैं, वो हेल्थ के मामले में अभी उन्होंने किसी प्रोडक्ट का ऐड करना शुरू किया है, मुझे याद नहीं क्या, जो भी है वो कह रहे हैं इसमें ऐसा, और वो दिखाई दे रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर को देख के वो अपना वक्तव्य दे रहे हैं उसके अंदर में, कभी इस एंगल से कभी उस एंगल। वो एक कंपनी में इन्वेस्टर भी हैं। अभी वो कंपनी के जो सीईओ हैं वो आके कह रहे हैं वो पता नहीं क्या कह रहा है, बट ये जो रिसर्च करके ये प्रोडक्ट लाया गया है जिसमें कहा जा रहा है फाइबर है, ये रिसर्च झूठी है, उन्होंने सब करके देखा है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। हर व्यक्ति का एक एजेंडा है, आपको कोई प्रोडक्ट टिका देने का है। हम कह रहे हैं इन सब चीज़ों से मुक्त रहो बॉस, आप खाना खा लो ना। हम तो केवल खाना खाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, आप अपना मनपसंद खाना खा लीजिए। इसके बीच में एक्सरसाइज बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी सर जरूरी नहीं। वजन कैसे घटेगा? वजन खाना खा के घटेगा। जो मैंने आपको रूटीन बताया है, पराठे खाइए, इससे वजन घटेगा। और अब मैं इसको ऐसे समझता हूँ, समझाता हूँ, आप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, वजन से, बढ़े हुए वजन से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग कहते हैं कि भाग्यवान तुम जैसी हो, मुझे अच्छी लगती हो। बाप बच्चे भी ये कहते हैं माता जी आप जैसी। किसको बुरा लगता है? कभी कभार किसी गैदरिंग में ऐसा होगा। लोगों को हेल्थ की
और बढ़े हुए वजन से तब तकलीफ होती है जब घुटने जवाब दे जाते हैं, जब चलना फिरना भारी हो जाता है, तब उनको खोपड़ी में आता है कि अरे ये तो कुछ हो गया, ठीक करना चाहिए। तब वो जाते हैं, तब वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं मैडम वज़न कम करके आइए, 10 किलो वज़न कम करके आइए। तब ये इच्छा जागती है कि मैं वज़न कम करूँ। अभी आप मुझे एक बात बताएँ, वज़न कम किया और आपने जो सवाल किया, आपके मन में भी ये धारणा है और आपके ही नहीं सभी के लोगों के, वज़न कम करने के लिए कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है। हाँ, ये तो वो सर किसी बोला भी जाता फॉर्म है। में हो, और मिनिमम फॉर्म एक्सरसाइज़ का क्या होता है? वॉकिंग। इससे और सरल तो नहीं हो सकता है। वॉकिंग करने के लिए आपके दोनों पैर सलामत होने चाहिए, आपके घुटने दोनों सलामत होने, जब तो चलेंगे। जिस लेडी से बेचारी से 5 कदम नहीं चला जाता, वो एक्सरसाइज़ करेगी कैसे? और जो लेडी एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रही, जो चल भी नहीं पा रही है, इसका मतलब आपके इस वक्तव्य के उसके जीवन में तो अंधकार ही अंधकार है हमेशा के लिए। क्यों? वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज़ करनी है, एक्सरसाइज़ करने के लिए चलना है, चलने के लिए घुटने जवाब दे रखे हैं, तो ना तो हेल्थ ठीक होगी, ना तो वज़न कम होगा, और फिर एजेंडा शुरू हो जाएगा। आप घुटने, आपके गद्दी घिस गई है, आपका कार्टिलेज घिस गया है, आपके घुटने घिस गए हैं, आप रिप्लेसमेंट करा लीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपका ऑपरेशन कर दूंगा। यही है। हम कह रहे हैं ये जो लेडी बेड रेस्ट पे आ गई है, जिससे चला नहीं जा रहा, ये उठेगी कैसे बेड से? कैसे उठेगी? खाना खाएगी, एनर्जी आएगी, वो जो कार्टिलेज है वो भी रीग्रो होगा, हड्डियां भी रीग्रो होंगी। और जो लेडी चल भी नहीं पाती है, अपने बाथरूम, अटैच्ड बाथरूम के में भी नहीं जा पाती है वॉशरूम के लिए, अटक अटक के रुक रुक के जाती है, 90 डेज में वो घोड़े की तरह दौड़ना शुरू करती है। जब आप खाना खाएंगे, आप मुझे बताएं, एक्सीडेंट किसी का होता है, हड्डी 2 पीस में हो जाती है ना, गैप आ जाता है कि नहीं आ जाता है? वो गैप जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? बिल्कुल। शरीर, जब आप खाना खाते हो तो शरीर अपने से काम करता है और हड्डी बिल्कुल एज गुड एज न्यू हो जाती है। जितने भी F1 वाले ड्राइवर होते हैं, कभी चूरा चूरा हो जाता है बॉडी का, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, सब कुछ ब्रांड न्यू होता है कि नहीं होता है? और वो फिर F1 दौड़ते हैं, फिर जीतते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं आपकी कार्टिलेज तो कभी भी ग्रो नहीं हो सकती है, आपकी L4 L5 साइक ये खराब हो गया है तो कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, अब तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, सर्जरी करानी ही पड़ेगी। हम कहते हैं बॉस करा लेना सर्जरी, हम उनके कहने को मना कर, हम कह रहे हैं एक बार अपने आप को 90 दिन देके तो देख लो, एक बार खाना खा के तो देख लो। एक बच्चा नन्हा सा पैदा होता है, 2, ढाई, 3 फुट का पैदा होता है, 6 फुट का हो जाता है। ये हड्डियां कैसे बढ़ गई? ये कार्टिलेज कैसे बढ़ गया? ये जो घुटने बड़े बड़े कैसे बढ़ी? कैसे हड्डियां बढ़ी? कैसे मसल्स कैसे बढ़ी? खाना खा के बढ़ी ना। और ये सभी लोग, जो भी रिसर्च ये कह रही है, जो स्टंटिंग होती है, बच्चे छोटे रह जाते हैं, जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन, जहाँ खाने का अभाव है या कम है, वहाँ पे बच्चे ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये तो रिसर्च कह रही है। बड़े बड़े इनको तमगे दिए जाते हैं, ऑरेशन दिए जाते हैं, मेडल दिए जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया जी, आपने बता दिया। तो न्यूट्रिशन से ये भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब आप इतने बड़े हो गए तो डेफिनेटली आज की डेट में आपका कार्टिलेज भी बढ़ सकता है, आपकी टूटी हुई हड्डी भी जुड़ सकती है, आपके जो नी खराब हो गए, जो हड्डियां घिस गई हैं, वो डेफिनेटली रीग्रो हो सकती है। बट गिव योरसेल्फ 90 डेज, एटलीस्ट इतना तो बनता है। डॉक्टर साहब को कहिए कि भाई 90 डेज के बाद में मैं आती हूँ और अपने आप को ठीक करके आती हूँ, वजन भी कम होगा, घुटने भी ठीक होंगे और जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा, सिर्फ खाना खाने की वजह से। सर अब आते हैं गैस एसिडिटी। जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ऐसा कहा जाता है कि अगर पेट स्वस्थ नहीं है तो बाकी जितनी बीमारियां शरीर के अंदर है जी, वो वहीं से शुरू होती हैं। जी, और ये मेजर प्रॉब्लम है सर, इंडिया में तो है ही, इंडिया के बाहर भी मैंने बहुत लोगों से जब देखा, बात करी, तो उनको भी गैस और एसिडिटी, ये 2 प्रॉब्लम तो होती है। जी। इसका सोल्यूशन खाने से कैसे करें? या तो वही पेंटासिड या फिर एसिलॉक, यही चल रही होती है, जी, और या फिर लोग कहते हैं पानी पियो और वॉमिट कर दो उसको सुबह, जो आयुर्वेद में कहते हैं। बट लेकिन वो होता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। बिकॉज ये जो रास्ते जितने भी बताए जा रहे हैं, सुझाए जा रहे हैं, ये सब टेम्परेरी रास्ते होते हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में कल्याण होता नहीं है ना? तो अभी आपने क्या कहा, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये स्टमक रिलेटेड है, और मैंने भी आपसे पहले यही कहा, हमारा अपनी बॉडी के साथ एक्टिव इंटरेक्शन क्या होता है कि हम अपना मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख देते हैं। आपने सही चीज़ रखी तो सही दिशा में पहुंचोगे, गलत चीज़ रखी तो गलत दिशा में पहुंचोगे। और सिर्फ रखने का ही नहीं है, क्या कॉम्बिनेशन में आप खा रहे हो, क्या टाइमिंग के हिसाब से खा रहे हो। अगर मुझे एक साइकिल की ट्यूब को ठीक करना है जो पंक्चर हो गई है, तो उस पे साइकिल की ट्यूब को ही काट के चिप्पी लगाई जाती है। अगर आपके स्वास्थ्य को पंक्चर किया है, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी ने पंक्चर किया है, तो खाने ने पंक्चर किया है, तो उसको ठीक कौन करेगा? ठीक भी खाना ही करेगा।
और जो मैंने आपको बताया है, इससे एसिडिटी में क्या 7 दिन में 14 दिन में तो एसिडिटी या स्टमक रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ब्लोटिंग हो, ये तो सारी चीज़ें ठीक हो ही जाती हैं ना। कैसे होंगी सर, थोड़ा सा बताइए ना। मैंने जो ये रूटीन मैंने आपको बताया, ये रूटीन फॉलो करके चलिए तो सही। 7 दिन देखिए आप इसको फॉलो करके। सर लेकिन जिसको एसिडिटी है, हाँ, उसने पराठे खा लिए ना, हाँ, अगर हाँ, तो उसकी बैंड बजेगी। बजेगी, बिल्कुल बजेगी। 3 दिन तक डेफिनेटली बच सकती है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है 3 दिन तक डेफिनेटली बच सकती है। जब आप अपने रूटीन में करेक्शन करते हैं, रूटीन नहीं, इसको हम लाइफस्टाइल करेक्शन बोलते हैं, जो थोड़ा सा आपने करेक्शन लाइफस्टाइल में किया, जो मैंने आपको बताया, सुबह उठ के पानी पिया, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, फ्रूट खाया और इवनिंग स्नैक खाया, ये लाइफस्टाइल करेक्शन हो गया। क्योंकि आपकी बॉडी आदी नहीं है इन सब चीज़ों की, तो होता क्या है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, कर सकती है। या तो वॉमिटिंग आ सकती है, मतलब इतना होगा, सर में दर्द होगा, वॉमिटिंग आ सकती है, या लूज मोशन हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। 3 ही चीज़ हो सकती है, या तो इधर से बाहर, या तो उधर से बाहर, या तो स्टक। 3 दिन के तक आपको इन सब चीज़ों के लिए, अगर आप लाइफस्टाइल अपना करेक्ट करने की दिशा में बढ़ रहे हो और आप में हिम्मत आई बात सुन के कि बॉस मैं 14 दिन अपने आप को देना चाहता हूँ, मैं सभी से, आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने रूटीन बताया, 14 दिन तो यू कैन गिव इट टू योरसेल्फ, नो। 14 दिन में तो आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी आप किस दिशा में। पहली बात तो 3 दिन से ज़्यादा लगेंगे नहीं, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ, गिव योरसेल्फ दिस 14 डेज कि आप काजू बादाम बंद कर दो, ये नॉनसेंसिकल चीज़ें बंद कर दो, गेहूं और चावल जो मैंने आपको रूटीन बताया ये फॉलो करके चलो। तो 3 दिन के चौथे दिन तो आपको कोई चीज़ बचेगी नहीं। चौथे दिन आपकी एसिडिटी जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी, ये बात तो निश्चित है। ये पॉसिबल है, इसी से पॉसिबल है और कोई भी रास्ता नहीं है। जो भी लोग ऐसे हो रहे हैं, 14-14, 20-20 साल से एसिडिटी से, गैस से, ब्लोटिंग से परेशान है, ये खाना खाने से ही पॉसिबल है और कोई भी रास्ता नहीं है। खाना भी यही खाना, नॉर्मल ही खाना खाना है। अब आप कहोगे इसमें तो पास्ता पिज्जा कहीं आया नहीं, तो पराठे की बात करते जा रहे हो। अभी तो मैं गोलगप्पों पे भी आने वाला था। एग्जैक्टली, अभी मैं आपको बताता हूँ खिचड़ी क्या है। मोटे तौर पे देखें, खिचड़ी दाल चावल ही है ना, इडली भी दाल चावल ही है, सांभर क्या है, दाल और सब्जी चावल है। तो जो साउथ वाले लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं हम तो साउथ वाले हैं, हम तो इडली सांभर खाते हैं। हमसे आई सेड इडली सांभर मेक्स इट दाल चावल और सब्जी। इडली सांभर मतलब दाल चावल और सब्जी। आई सेड जस्ट इंट्रोड्यूस 1 रोटी इन योर मील, वो आप कर सकते हो। बता हाँ, 1 रोटी तो हम खा लेंगे, बस परफेक्ट हो गया, आपका मील कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। आपका पिज्जा क्या है, एक रोटी है, उसके ऊपर सब्जी रखा, बेक कर दिया, वही तो पिज्जा है। पिज्जा भी तो रोटी सब्जी है मोटे तौर पे, है कि नहीं है? उसमें चीज भी है, वो नुकसान। दैट्स ओके, दैट्स ओके। ये तो उसको बनाने का तरीका है ना। बट दैट इज ओके टू हैव चीज। अरे चीज, जब आप यूरोपियन टूर पे जाते हो तो आपको नीदरलैंड्स में चीज की फैक्ट्री में लेके जाते नहीं, फैक्ट्री में लेके जाते हैं ना, और वो ये बताते हैं इसमें ये बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हम इतना दिन रखते हैं और इसी वजह से अलग अलग तरीके की चीज बनती है, ये चेडर चीज है, ये फलाना चीज है, ये ऐसा होता है ना। तो मतलब वो जो बंदा बैठा हुआ है वहां पे, वो अपना खाना खा रहा है, चीज मान लो हिंदुस्तान का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो वो तो खा रहा है ना, तो आप भी खा लो ना। इससे डराने की, घबराने की कहाँ जरूरत है? लेकिन फिर वही बात आती है सर कि पिज्ज़ा हो गया, ये फास्ट फूड में आता है, ये तो शरीर को बहुत ख़राब करता है। खासकर मैदे से बनाई हुई चीज़ों को बताया जाता है कि पेट में जाके जम जाता है और वो आंतों में चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है। सो इज इट ट्रू? ओके, इसको बात कर लेते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह से आपसे चबा लिया तो फिर कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। पेट में जाएगा, पक्का। पेट में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक है कि नहीं हमें पता नहीं, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमने कहीं ना कहीं टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखा, लोग ब्लेड खाते हैं। हाँ, खाते हैं, ट्यूबलाइटें चबा चबा के खाते हैं, तो वो उसमें पिघल जाती है कि नहीं? यानी कि वो जो भी लिक्विड अंदर है वो ट्यूबलाइट को पिघाल सकता है, वो ब्लेड को पिघाल सकता है। उसमें मैदा नहीं पिघलेगा। मैदा चिपकेगा कहाँ? मैदे को तो आपने चबा दिया मुंह में, जब आप पिज्जा निगल रहे हो क्या आप? मैदा हैज ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड इनटू पिज्जा, यस और नो? तो वो मैदा बचा नहीं, पहली बात तो भुन भुना के क्या हो गया, फिर आपने उसको चबा लिया, चबाने के बाद वो स्टमक में चला गया जहाँ पे एसिड है, एसिड ने उसको घुला के पिघाल के उसको काइम चाइम क्या बोलते हो, फिर वो चिपका कहाँ? शरीर का सिस्टम ऐसा होता है कि यहाँ पे अंदर से कुछ सीक्रेशंस शुरू होते हैं जो आपके बॉडी में चिपकने नहीं देता। रोटी क्यों नहीं चिपकती? कुछ भी चीज बॉडी में चिपक ही नहीं, अगर चिपक नहीं होता तो यहीं इसोफेगस में चिपक जाता, यहीं चिपक जाता।
कुछ, क्योंकि यहाँ तो कोई एसिड होता नहीं ना, यहाँ तो उसके कॉम्पोजिशन को ट्रांसफॉर्म करने का कोई जुगाड़ ही नहीं है। और आपने खुद ही कर दिया ना उसको। यहाँ पे जो एंजाइम्स आपके मिल रहे हैं, जो सलाइवा उसका साथ में मिल रहा है, अंदर जब जा रहा है तो यहाँ पे उसके साथ कुछ ना कुछ मिश्रण हो रहा है जिससे चिपके नहीं। अंदर कैसे कुछ भी बातें करते हैं, और बेचारे भोले लोग जो परेशान हैं अपने जीवन से, इनको एक्सपर्ट समझ के जब जाते हैं, ये जो कहें, ये लोग बैठे हुए बकवास कर रहे हैं ना, कंप्लीटली बकवास हम नहीं कर रहे। ये बैठे हुए हैं, मैदा चिपक जाएगा जी, ये कहाँ से आया, कहाँ से, ये मुझे पता नहीं है, बट चिपकता, अगर चिपक रहा होता तो यूरोप वाला तो सब चिपके हुए होते सब, क्योंकि वो तो पास्ता पिज्जा ही खाते हैं दिन रात, है ना। इसमें कोई भी सत्यता नहीं है। लेकिन लोग जब किसी के पास जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि एक्सपर्ट समझ के जाते हैं, और जो वो कहते हैं उसको आप इन्फ्लुएंसर बोलो, कुछ भी बोलो, ये कुछ भी बात करते हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ इसमें आगे ले जाते हुए, कि हम तो ये कहते हैं ना, जीवन नॉर्मल रखो, यानी ब्रेड जब खाने के लिए हम कहते हैं, सैंडविच आप जब खाएंगे, हम कहते हैं बॉस खानी है ना तो सादी साधारण नॉर्मल सफ़ेद वाली ब्रेड ही खानी है। कोई व्हीट ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड या ब्राउन ब्रेड ये बिल्कुल भी नहीं खानी है। और आजकल तो कुछ अलग अलग अंग्रेजी नामों की, कुछ इजिप्शियन नाम, कुछ कैसे कैसे यूरोपियन, ऐसी ब्रेड मिल रही है। हम कहते हैं अगर खाना है तो सादी नॉर्मल ब्रेड ही खानी है। तो एक्चुअली नाम बदल के ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड बदल जाता है। स्टैंडर्ड नहीं बदलता, उसके अंदर इतने केमिकल डल जाते हैं, और वो 5 रुपए की चीज़ को फिर 500 रुपए की बेचते हैं, और सब लोगों को स्टेटस सिंबल के हिसाब से उसको, हम तो ये वाली नहीं खानी है, वो 10 रुपए वाली ब्रेड ही खानी है, उसी में जीवन है, बाकी सब में बीमारियां हैं। क्योंकि आप तो जहाँ मुंबई से आते हैं जी, वहाँ पे पाव बहुत चलता है। हाँ बिल्कुल, तो हर चीज में पाव होता ही होता है, चाहे भाजी के साथ हो, चाहे वड़े के साथ हो, और वैसे भी ब्रेड को भी पाव बोलते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ तो फैशन है इस चीज का। तो आई डोंट थिंक वहाँ पे लोगों को ऐसी कोई बीमारी होती है। हम तो बर्गर खाने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि बर्गर खाओ ना, बर्गर इज सेफ, डेफिनेटली। लेकिन सर वो पैकेज फूड की बात होती है फिर, कि वो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वो खा रहे हैं लोग, तो वो तो नुकसान देता होगा। नहीं, तो इसमें तो देखिए, अगेन मैं उसी बात पे आऊंगा, आप क्या कर रहे हो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन क्या नहीं कर रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ बर्गर को देख रहे हो, बट दिन भर में आपने मैंगो खाया कि नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं किया, लंच किया कि नहीं किया, और आप किसको देख रहे हो खाली। अगर 24 घंटे बर्गर खाओगे तो बॉस प्रॉब्लम तो है ना, 24 घंटे मैंगो खाओगे तो प्रॉब्लम तो है ना, 24 घंटे अमृत पियोगे तो प्रॉब्लम तो है ना। क्यों पी क्यों रहे हो आप 24 घंटे? आप ये कह रहे हो कि हर चीज खाओ, बैलेंस करके खाओ। एग्जैक्टली, ओके, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, कि सब कुछ खाओ। आपने क्या किया, आपने वो तो देखा, लेकिन क्या नहीं किया ये तो नहीं देखा। क्यों नहीं देख, तो उसको भी देखो ना। सर लोगों के ना पेट निकल आते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं जी, यंगस्टर्स के भी। तो अब, और उनको लगता है कि अब मैं जिम जाऊंगा, भागूंगा ना, तब वो कम होगा, तब भी कम नहीं हो रहा है। अब वो कह रहे हैं मैं अच्छी डाइट भी ले रहा हूँ। जो डाइट आप बोल रहे हैं, अगर वो 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन आप कहते हैं, अगर वो फॉलो कर रहा है, उसके बाद भी उसको नहीं फायदा होता है, 1% मान के चलते हैं, तो क्या हर किसी के लिए फिर आप एक अलग तरह की डाइट डिजाइन करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, फायदा डाउट करना तो बिल्कुल, सवाल करना बहुत अच्छी बात है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इट हैज टू स्टैंड द ट्रूथ। मतलब जो समय के साथ जब आप इसको फॉलो करके चलेंगे तो समय विल टेल ना वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। आप इसको लेके तो चलो एक बार। हमारा जो रिकॉर्ड है, हमारा तो एक देखो 90 डेज का एक प्रोग्राम होता है। लोग कहेंगे मैं उसके माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हम ये कह रहे हैं जीवन इतना ही सरल है मोहित जी, आप इसको फॉलो करो, ऑन योर ओन यू कैन फॉलो। बट बहुत सारे लोग कहते हैं बॉस आप बता रहे हो ना, हम आपके पास आ जाते हैं, करा दो। तो उसके लिए हमारा एक 90 दिनों का प्रोग्राम हो, एक ही प्रोग्राम है, 90 डेज आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। ओके, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि आप आओ, लेकिन जो रिकॉर्ड हमारे पास, कौन सा रिकॉर्ड रहेगा, जो लोग हमारे पास आते हैं उनका रिकॉर्ड है। ऑफलाइन लोग बैठ के मेरे से ज्ञान लेके क्या कर रहे हैं वो तो मुझे पता नहीं। 90 डेज में 14 इंच तक टमी कम होती है। 14 इंच टमी, आप समझ सकते हो कि 14 इंच का रिडक्शन किसका होता है। 8-9 इंच तो देखो, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही होते हैं, बट 8-9-10 इंच तो हर प्रोग्राम में, हर 90 डेज के प्रोग्राम में लोगों का कम हो ही रहा है। ये टेस्टिमोनियल्स हैं आपके पास? टेस्टिमोनियल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वीडियो के फॉर्म में, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो सब लोग अपना वीडियो बोलते हैं कि भाई मेरा, जब मैंने शुरू किया था तो मेरा ये टमी साइज है, आज जब 90 डेज के बाद में मेरा ये टमी साइज है, एंड दिस इज व्हाट इज अवेलेबल। रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल है, डेटा भी अवेलेबल है पूरा। और सर जो थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाऊंगा मैं यहाँ से जी, बहुत यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि उसको कोविड की वैक्सीनेशन को उसका ब्लेम दिया जा रहा है, लेकिन एक स्कूल जाने वाले बच्चे को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, एक
ऑफिस गोइंग को भी हो रहा है, और एक ओल्डर एज को तो मान के ही चलता है कि हो सकता है, मतलब ये एक ऐसी चीज होगी, हार्ट अटैक्स और हार्ट डिजीज। जी। इज इट बिकॉज ऑफ फूड अगेन, या दिस इज बिकॉज ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम? ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जेनेटिक प्रॉब्लम कुछ चीज़ों को नाम दे दिया जाता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं वो खाना खा के भी ठीक हो जाते हैं। जैसे अस्थमा है। जेनेटिक का मतलब क्या है कि बेसिकली हर व्यक्ति, आज जो बच्चे की बात कर रहे हो या किसी भी व्यक्ति, एक व्यक्ति कौन सा रूटीन फॉलो करके चल रहा है, जो उसकी माँ फॉलो करती है, और माँ कौन सी फॉलो करती है, जो उसकी नानी फॉलो करती है। अभी नानी के डिफेक्टिव रूटीन की वजह से नानी के अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, और वही डिफेक्टिव रूटीन अगर आप माँ ने फॉलो किया तो माँ के अंदर भी वही हेल्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स हैं, और वही बिटिया के अंदर भी आ गए। तो फिर ये लगता है तो जेनेटिक है, बॉस मेरी तो माँ भी मोटी थी, मेरी तो नानी भी मोटी थी। अरे बाबा, वो इसलिए मोटी है क्योंकि अगर आज आप नाश्ता नहीं कर रहे हो, या ब्रेड नाश्ते के नाम पे ब्रेड में, चाय में ब्रेड डुबो के खा रहे हो, तो माँ भी यही खाती थी और नानी भी यही खाती थी, क्योंकि नानी का लाइफस्टाइल ऐसा है, वही लाइफस्टाइल माँ के में आया, वही आप में आया, इसलिए सब ये जेनेटिक नहीं है, ये इस वजह से हुआ है। और आप खाना शुरू करो तो माताजी भी ठीक हो जाएंगी और आप भी ठीक हो जाओगे। हार्ट अटैक के रीजंस क्या हो सकते हैं? हार्ट अटैक के रीजंस बेसिकली, आप देखिए, कुछ चीज़ें तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ चीज़ें तो डिफेक्टिव हो सकती हैं, तो वो एक अलग बात, लेकिन मोटे तौर पे हमने ये देखा है कि जो हार्ट अटैक है उनका कारण हार्ट का वीक होना है। ठीक है, हार्ट वीक क्यों हुआ? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला। हार्ट इज ऑल्सो अ मसल। ओके, तो अगर आप खाना नहीं खाते हो, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और ऑन टॉप ऑफ दैट लोग क्या कर रहे हैं, खाने को छोड़ देते हैं। जिम जाने का मतलब पता है क्या होता है? कॉफी का शॉट मार के आप जिम आइए। आजकल बुलेट कॉफी चल गई है, कॉफी में घी डाल के आइए, है ना। आपको खाने के लिए कोई भी नहीं कह रहा, वो कहते हैं बॉस बुलेट कॉफी पी के आप जिम आइए। तो आप खाना तो खा नहीं रहे हो, न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा है, ऊपर से इससे एक्सरसाइज और करवा रहे हो। आपकी एक्सरसाइज का पर्पस क्या होता है? आपका बीपीएम, आपका जो बीट पर मिनट कहाँ जा रही है, और आपके जो कार्डियो भी कर रहे हो, तो कार्डियो का पर्पस क्या होता है कि आपको 80% ऑफ योर, यानी 140 तक आपको बीपीएम लेके जाना है। वहाँ पे जो मेजर लगे हुए हैं वहाँ तक लेके जाना है, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे कम, मतलब हार्ट से इतनी एक्सरसाइज करा रहे हो और खाने को दे नहीं रहे हो उसको, क्या होगा? वीक होगा कि नहीं होगा? आज जो लोग मरे जा रहे हैं, टपके जा रहे हैं, वो इसीलिए टपक रहे हैं बिकॉज आपने हार्ट से खाना तो दिया नहीं, काम बहुत करवाया, तो टपक जाता है वो। अब कब तक चलता है वो एक अलग बात है, 40 साल में मरे कि 32 साल में मरे कि 12 साल में मरे, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं हार्ट को, डेफिनेटली कर रहे हैं, और न्यूट्रिशन दे नहीं रहे। क्यों? देखिए, किसी ज़माने में जब लोग करते थे, जब ज़रूरत होती थी एक्स्ट्रा एफर्ट कर। आज हम ओलंपिक्स को देखें, ओलंपिक क्या है? जितने भी ओलंपिक्स के अंदर खेल कूद हैं, वो सारे वो हैं जो युद्ध के लिए ज़रूरी हुआ करते थे, कि कौन व्यक्ति गोले को कितनी दूर तक फेंक सकता है, भाले को कितनी दूर तक फेंक सकता है, तीर कितना चला, यही सारे हैं, बंदूक कितनी चला सकता है। ये हॉकी वॉकी तो बाद में जुड़ी, लेकिन ओरिजिनली जितने भी, और इस वजह से क्या होता था, ये सारे के सारे राजा एक प्रतियोगिता करते ही थे। हमने भी अपने किस्से कहानियों में सुना है, किताबों में पढ़ा है कि राजा ये करते थे, और जो व्यक्ति उसके अंदर में नंबर 1 आता था, जो जीत जाता, कभी शेर से भी लड़वाते थे, और जो जीत जाता था उसको अपने फौज में नौकरी दे देते। आजकल ये पीएसयू वाले नौकरी दे रहे। अभी पीएसयू, अगर फौज और पुलिस वाले किसी धावक को नौकरी दें, दौड़ने वाले को, तो समझ में आता है। ये पीएसयू वाले नौकरी दे, रेलवे वाला नौकरी दे रहा है, किस लिए दे रहा है मुझे समझ में नहीं आता। बट एनीवेज, टू कम टू द पॉइंट, बात ये होती कि उस समय जब जरूरत होती, आज की डेट में आपको ये एक्सरसाइज करके बॉडी बनाने की, मसल बनाने की, फला, क्या आपको बाउंसर बनना है क्या? बॉडीगार्ड बनने वाले के लिए ठीक है कि 4-5 लोगों को पिटाई करनी है, इट्स ओके, बट अगर जाके कंप्यूटर पे ठकर ठकर ही करना है, तो जरूरत क्या है मसल बनाने की? डोले शोले लेके क्या जरूरत है? एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है कहीं से भी, किसके? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहली बार सुन रहा हूँ सर, क्योंकि हर कोई कहता है कि एक्सरसाइज करो। आज की डेट में तो युद्ध भी नहीं लड़े जा रहे हैं ना। कौन से तलवार लेके कोई युद्ध लड़ रहा है? युद्ध भी तो आज की डेट में कंप्यूटर से ही लड़े जा रहे हैं। यहाँ बैठे और मिसाइल दाग दी, उतना ही सरल है ना। आज से 2000 साल पहले या 500 साल पहले जब इब्राहिम लोदी लड़ रहा होगा तलवारें लेके, तो एक अलग बात थी। आज कौन युद्ध कर रहा है? मसल बनानी क्यों है? तब योद्धा होते थे, और तब जब ये योद्धा होते थे मोहित जी, तब उस समय प्रोटीन का जिक्र सुना कभी नहीं था। ये प्रोटीन का जिक्र तो ये खाली बैठे हुए यूनिवर्सिटी में बैठे हुए जो प्रोफेसर, अरे ये दाल में प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन, मतलब मूंग में भी प्रोटीन और अरहर में भी प्रोटीन और उड़द में भी प्रोटीन, नॉनसेंस। मैं सर अभी एक शॉट देख रहा था, आई थिंक वो एक सेलिब्रिटी है राम कपूर, वो बड़े श्रेड हो गए, एकदम से लीन हो गए।
तो उन्होंने बोला कि मेरे को ऐसा लगा कि मसल्स बनानी चाहिए, Okay. क्योंकि मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स, जी। वो कह रहे हैं कि जब मैं 80 साल का या 85 साल का हो जाऊंगा जी। तो मेरी जो बोन्स हैं या मेरी जो बॉडी है उसको संभालने के लिए मेरी मसल्स ही काम करेंगी, इसीलिए मैं मसल्स बना रहा हूँ, Okay. इसीलिए मैं जिम गया, इसीलिए मैंने ऐसा करा। Okay. सो कितना सत्य है ये? अगर मसल्स हम बना रहे हैं या उसको 80 साल या 90 साल वो सोच रहे हैं अपनी एज के लिए जी, कि जी। लेके जाएंगे, तो वो कह रहे हैं आज से बिल्ड करूंगा तब वो तब तक सपोर्ट करेगी। सो हाउ डू यू सी दैट? राम कपूर जब पैदा हुए इतने ही बड़े पैदा हुए थे जितने बड़े अभी हैं, या नन्हे से 3 फुट के पैदा हुए थे? तो ये जो मसल अभी तक ग्रो हो गई, ये जिम जा जाके वो करी थी? अभी एक 3 फीट का बच्चा 5 फुट 10 इंच का तो होंगे, राम कपूर की हाइट 5 फुट 10 इंच तो होगी। तो ये 3 फुट से 5 फुट 10 इंच कैसे हो गया? ये मसल जो इतनी छोटी सी मसल थी इतनी बड़ी कैसे हो गई? क्या जिम जाके करी, तोड़ के करी? ये सब नॉनसेंसिकल बातें हैं, क्योंकि लोग इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ये एक्टर हैं, तो लोग इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं। बट जो बात ये कर रहे हैं, भाई ये किस बात का एक्सपर्ट है? ये इस बात का एक्सपर्ट है कि वो अच्छी एक्टिंग करता है और लोगों का मनोरंजन कर रहा है। आज की डेट में जो ये कुक होते हैं, सब्जी नहीं, अभी आप एक रसोईया है जी, आपके घर में आता है, शादी है, लड्डू बना रहा है, हाँ, लड्डू भी बनाता है, पूड़ियाँ भी बनाता है। जब ये अंग्रेजी में चले गए और टोपा टापा पहन लिया तो इनको शेफ डी कुजीन कहना लगे। अभी शेफ का मतलब क्या होता है? शेफ एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है चीफ। शेफ जो है वो एक बड़े एक फ्रेज का छोटा रूप है ना? जैसे इसका फुल फॉर्म होता है शेफ डी कुजीन। कुजीन का मतलब है किचन, किचन का चीफ। इसका मतलब है कि भाई आप खानसा में हो, सबसे बड़े खानसा में हो, मतलब हेड कुक है वो। हेड कुक है। अच्छा, अब ये हेड कुक अभी असीते शेफ हैंगे जी और शेफ होके टोपी टापी पहन के सब मास्टर शेफ बन के, अब ये खाना बनाने वाला रसोईया वो कह रहा है जी आप ये इसमें ये प्रोटीन है, इसमें लीन प्रोटीन है, इसमें ये ऐसी। अबे भाईजान, आप खाना बनाने के लिए वो बना दो ना खाना, क्यों एनालाइज कर? इनके तो करिकुलम में भी नहीं होता ये बात। अगर है भी तो वो करिकुलम इटसेल्फ इज फॉल्टी ना। मैं कहता हूं नहीं होती दाल में प्रोटीन, कैसे पता चलेगा दाल में प्रोटीन होती? मैं कहता हूं दाल को दाल समझ के खा लो। अभी रसोइये भी बताने लगे अंग्रेजी में अपने तमगा लगा के, और खाना तो बनता नहीं, मतलब दाल ही तो बनानी है तो दाल बना। अभी उल्टी सीधी बात। एनीवेज, टू कम टू द पॉइंट, हर व्यक्ति ऐसा ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है जो उसका सब्जेक्ट नहीं है, और अगर है भी तो उनके पास में उस चीज को टेस्टिमोनियल तो कोई नहीं है किसी के पास भी। राम कपूर क्या करते हैं हमें पता नहीं, अभी वो कर भी रहे हैं कि नहीं पता नहीं। बंद दरवाजे के पीछे आप ओपनली करो ना, आप उस जो आपका ज्ञान है उससे 4 लोग अगर उसको फॉलो करके चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये जो जनता आज मोटी हुई जा रही है, जो तबीयतें खराब हुई जा रही, इनका कौन कल्याण करेगा? करेक्ट सर। मैं कटराइज चाहता हूँ आपसे, कुछ ऑयल हैं जिसको हम यूज कर रहे हैं किचन में, तो उसमें आप मुझे बताइए कि सबसे हेल्दी, या हम एज अ नॉर्मल जो हम खाना बनाएंगे उसमें क्या बनाएं? सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, देसी घी, ऑलिव ऑयल। तो इसमें आप क्या बताएंगे कि किचन में हमें किसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ऑयल का एक पर्पस था, हर चीज का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ओके, ऑयल का भी एक पर्पस था। क्या पर्पस था? कि भैया तो तड़का मार लो या तो फ्राई कर लो, ठीक है। उसके लिए ईश्वर ने या भारतीय संस्कृति ने आपको ऑयल सीड दिए। वो क्या सीड है? नंबर 1 जो आपने कहा सरसों इज एन ऑयल सीड, उसको पीसते हो आप, निकल जाता है, तेल निकलता है। मूंगफली इज अनदर ऑयल सीड, तिल इज अनदर ऑयल सीड, एंड लास्ट में जिसको हम कहते कोकोनट इज अनदर ऑयल प्रोड्यूस। तो ये, और अगर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएं तो वहाँ सरसों के तेल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप वेस्टर्न पार्ट में आए, जैसे गुजरात में आए, वहाँ पे मूंगफली का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सदर्न पार्ट में जाएं तो वहाँ पे कोकोनट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप नदर्न पार्ट में जाएं, जो इस साइड का है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो, वहाँ पे तिल के तेल का इस्तेमाल होता है। ये तेल खा लो ना, कोई सा भी तेल ठीक है। रिफाइंड नहीं, रिफाइंड नहीं खाना, बिल्कुल भी। जिस चीज के साथ प्रोसेसिंग हो गई, अभी तेल बनाना तो इतनी तो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी कि बीज को पीस के आपने तेल ये प्रोसेसिंग नहीं है। प्रोसेसिंग मतलब क्या है? कि जिसमें से आपने कोई चीज निकाली और कुछ चीज छोड़ दी, वो प्रोसेसिंग हो गई। अभी जब आपने गए नारियल मूंगफली का तेल निकाला और फिर उसके अंदर से कहते हो इसमें तो पूफा निकाल लिया, इसमें से सूफा निकाल लिया, इसमें से ये आपने उसके साथ खिलवाड़ कर दिया। वो तो हम पानी के साथ भी मना करते हैं जी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो अब ये क्या किया, इन्होंने इस ऑयल सीड को छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेजों के यहाँ मान लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड में ये होती नहीं है सरसों। तो इन्होंने क्या किया, कहाँ से तेल लाऊं, फ्राई तो इनको भी करना है, कहाँ से लाऊं, तो इन्होंने एक फ्रूट लिया जिसका नाम ऑलिव है।
अभी ऑलिव तो आसाम में भी बहुत होते, बट वो तो तेल नहीं निकाल रहे, अचार बना ले अलग अलग बात है, लेकिन ये ऑलिव का तेल निकाल के, और उसकी वजह से जीवन में प्रॉब्लम है। हम तो मना करते हैं कोई भी तेल। फिर क्या हुआ, अमेरिका में इतने बड़ा बड़ा सनफ्लावर उगता है, उस सनफ्लावर के बीज भी आपको खिलाते हैं और उसका तेल भी निकाल के खिलाते हैं, उससे जीवन में प्रॉब्लम है। फिर ये मक्का में से कॉर्न ऑयल निकाल रहा है, पाम ऑयल भी सर, पाम ऑयल, पाम एक अलग फ्रूट है, उसके पल्प का भी तेल निकाल दिया लाल कलर का, और उसके बीज का भी तेल निकाल दिया। और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत खराब है, बिकॉज ये सब लोगों ने अपने एग्रीकल्चर को छोड़ के पाम लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो होता है और बहुत सारा तेल इसमें से मिल जाता है। तेल में खराबी नहीं है, अगर आप गूगल करके देखो तो पाम ऑयल इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। वो दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, और बाकी स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग उसको बहुत खराब बता रहे हैं कि लाल वाला खराब है, कोई कहता पीला वाला खराब है। मतलब ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, इनमें एक मत तो है ही नहीं। कोई कहता खराब है, एक रिसर्च कहती अच्छा है। भाई पहले आप अगर न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं तो पहले एक तो हो जाओ। जितने साइंटिस्ट जुड़े उनका एक पर्पस था, एक बढ़िया प्लेन बनाया जाए। एयरबस बना दी कि नहीं बना दी? ये यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई, ये यूनिवर्सिटी में सीट के ऊपर रिसर्च हुई, और उन्होंने बढ़िया आपको एक प्लेन बना के दे दिया। तो ये बना पा रहे हैं क्या? एक जीवन का निर्माण कर पा रहे हैं क्या? जैसे आशा जी ने बहुत सारी चीज़ों का इधर से देखा उधर से देखा, फाइनली एक रूटीन बनाया, जो रूटीन आज काम कर रहा है, मानव जीवन में कल्याण कर रहा है। और ये तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ये प्रोग्राम, इसमें तो कोई जरूरत नहीं होती कहीं किसी को बताने की। एक चीज रह गई हमारी, घी, देसी घी जी, इसका इस्तेमाल हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सदियों से होता आ रहा है जी। और कई लोग कहते हैं ये वरदान है बिल्कुल इंडिया के पास जी, कि आपका देसी घी है जी। तो देसी घी पे क्या खाना बनाना सही है, या देसी घी को कच्चा जो डाल के दाल पे खाते हैं रोटी में लगा के, वो सही है? फॉर्म किस तरह की यूज करें हम? आपने बहुत सटीक बात कही, एक एक्सप्रेशन आपने इसमें यूज किया, सदियों से घी इस्तेमाल होते आ रहा है। अब आप ही मुझे बताएं, अपनी जबानी बताएं कि सदियों से जो घी बनता था वो किस रास्ते से बनता था? सर वही जो मलाई निकाल के उसका मक्खन बनाया जाता था। एग्जैक्टली उसको मत के निकाल लेते थे। बिल्कुल सही कहा आपने, सटीक बात कही। पहले आपने दूध निकाला, दूध को गर्म किया, उसमें से मलाई निकली, मलाई में आपने जामन लगाया, वो फर्मेंट हुआ। जो मलाई आप कई दिन तक इकट्ठी करते रहते थे। फिर इस मलाई को आपने बिलोया, बिलोने से मट्ठा अलग हुआ, मक्खन अलग हुआ। उस मक्खन का वैसे भी आप आनंद लेते थे कि नहीं लेते थे? मक्खन कितना स्वादिष्ट लगता था, और उससे फिर आप घी बनाते थे। ये प्रोसेस से जब घी बनता है तो ये बहुत हेल्दी होता है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से निकलता है। और जो मट्ठा बनता है उसका वो भी बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छा होता है। अब इन्होंने क्या किया, मट्ठे को बटर मिल्क, उसमें क्या करते, थोड़ी सी दही लेते हैं, पानी में घोल देते हैं, हम तो ये खाते हैं। अबे वो ठीक चीज नहीं है, मट्ठा एक अलग चीज। ये आपको समझ में आ रहा है ना? वो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो चीज निकली है वो एक अलग तरीके की चीज होती है। अब जो नए जमाने का जो कमर्शियल देसी घी बनने लगा है, वो दूध से डायरेक्टली, पता नहीं मशीनों से घी, वो तो सदियों से नहीं बना। तो सदियों से वाला जो घी है, दिस इज गुड। और तड़का तो मारना ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल तड़का, रोटी पे भी घी चुपड़ के खाइए, कहाँ प्रॉब्लम है, खाना ही चाहिए। लेकिन असली वाला घी जो सदियों से घर पे बन रहा है, सदियों से चलते आ रहा है। यस सर, पानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे शरीर के लिए जी। ऑलमोस्ट 75% हमारी बॉडी में पानी जी। अब पानी को पीने के बहुत सारे वेरिएंट्स, एक तो आपने कहा कि सुबह उठ के पीना है, लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए, या दिन में खाने से 1 घंटा पहले पीना चाहिए, खाने के साथ घूट घूट करके पीना चाहिए, खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। अब सर वो ना, इतना पानी पीने में लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिए तो कब पिए और नहीं पीना तो कब पीना है। ये जितने भी कंसेप्ट आ रहे हैं, ये कहाँ से आए? 8 ग्लास पानी पीने का कंसेप्ट कहाँ से आया? आपने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा। आपने कहा कि बॉडी में 75% पानी होता है, और कहाँ कहाँ 75% पानी होता है? नेचर में जो भी चीज पाई जाती है, सब में 75% पानी होता ही है। चाहे वो तरबूज हो, चाहे वो मैंगो हो, और चाहे वो धरती खुद हो। धरती पे भी 75% पानी है। नेचर में हर जगह पानी हो। सो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड? यू डू नॉट नीड वाटर, बॉडी नीड्स हाइड्रेशन, नॉट रियली इन द फॉर्म ऑफ वाटर। आप जब एप्पल खा रहे हो, मान लीजिए आपने 200 ग्राम एप्पल खाया, तो आपके अंदर 150 ml पानी गया कि नहीं गया? यस और नो? बिल्कुल। आपने अगर 200 ml दाल खाई, तो दाल की जो, अगर आप गूगल करके भी देखें, एक मीडियम कंसिस्टेंसी की दाल में करीबन 40 से 45% पानी होता है। तो अगर आपने 200 ml दाल खाई, तो आपकी बॉडी में 100 ml पानी गया कि नहीं गया? बिल्कुल। ठीक है, यस और नो?
और हम क्या खा रहे हैं, हम सुबह से शाम तक बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं और सुबह 1 गिलास पानी पिया। अब ये जितना भी कंसेप्ट आया पानी का, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो खाना खाया जा रहा है वो तो बेसिकली मीट ही होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सी फूड की फॉर्म में हो, चाहे वो चिकन की फॉर्म में हो या मटन की फॉर्म में हो। किसी भी मीट में जो पकाया हुआ है उसके बॉडी में तो पानी हो सकता है, बट मीट में पानी नहीं होता है। जब इनके बॉडी में पानी जा नहीं रहा है तो इन्होंने, जब ये इनके खाने में से क्या चीजें आई, एक तो आया सलाद, तो आया ही आया क्योंकि इनके बॉडी में कुछ जा नहीं रहा, ओनली मीट जा रहा है, तो वो तो सत्यानाश करने, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पंक्चर करने ही वाला है। तो इन्होंने कुछ स्टडी की कि सलाद खाओ, और सलाद को सलाद की तरह नहीं खाते, सलाद पे ड्रेसिंग डालते हैं। ड्रेसिंग और कुछ भी नहीं होता है, उसके अंदर कैस्टर ऑयल होता है। बेसिकली देखा जाए कि भैया कुछ करके ये जो खाया निकल जाए, उसको एड असिस्ट करने के लिए ये दंदफंद करते हैं। दूसरी चीज इन्होंने देखा, यार ये तो पानी तो जा ही नहीं रहा, तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई आप 8 लीटर 8 ग्लास 8 आउंस, कोई 4 लीटर कह रहा है, कोई 8 आउंस कह रहा है, भाई पहले डिसाइड तो कर लो यार कि मैं 8 ग्लास पानी पीऊं कि 4 लीटर पीऊं, कितना पीना है। हमारा पानी के बारे में अगेन एक स्लोगन है, अगर प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, अगर प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है, जबरदस्ती तो नहीं पीना है। कोई भी ये व्यक्ति जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये खाना तो खाने नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं कहता है कि नहीं आपको दिन में 8 पराठे तो खाने ही चाहिए। क्यों? पानी के लिए तो 8 ग्लास आपने बोल दिया, पराठे के लिए क्यों नहीं कोई बोलता? 10 इडली तो खानी ही चाहिए, क्यों नहीं बोल रहा? पानी को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो इन्होंने भी तोते की तरह रट के 8 ग्लास पानी पीना है। उसका रेलेवेंस नहीं, मतलब कश्मीर वाला -18 डिग्री पे, कनाडा में 40 माइनस पे बैठा हुआ, वो भी 8 ग्लास पानी पिए, और जैसलमेर वाला भी 8 ग्लास पानी पिए, तो नॉनसेंस है ना। नागपुर वाला भी 8 ग्लास पानी पिए, नागपुर वाले की रिक्वायरमेंट 25 ग्लास की हो सकती है, तो वो 8 पी रुक जाए बेचारा, अजीब सी बात है। और बॉडी तो इंडिकेशन दे रही है ना आपको कि भाई पानी पी लो, और पता चलता है आपको कि अब जब भूख लगती है तो नहीं, खाना नहीं खाने का, खाना जहर है बॉस, खाना क्यों खा रहे हो? और भूख लगी है, ईश्वर इंडिकेशन दे रहा है, आपका शरीर इंडिकेशन दे रहा है खाना खाने की, भूख लगी है खाना खा लो, खाने के लिए ना 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 पानी पी लो। और पानी नहीं भी प्यास लगी, नहीं नहीं, पानी प्यास लगे ना लगे, आपको टारगेट रखना है, आपको पीना ही है पानी। नॉनसेंसिकल बातें हैं, पानी पियो ना, प्यास लगे तो जरूर पियो, नहीं लगे तो बिल्कुल भी मत पियो। और रूल क्या बनाने, पानी पी लो जहां पे प्यास लग रही है। लेटेस्ट एक अपडेट आया है कि जापान वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है कि वहां पे मैक्सिमम लोग 100 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। उनकी लाइफस्टाइल अलग कैसे है, और वो लोग यही कह रहे हैं कि दे डू नॉट बिलीव इन लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मेडिसिन और ये सब नहीं, उनका लाइफस्टाइल और फूड, ये दो ही कॉम्बिनेशन पे वो जी रहे हैं, जिससे उन्होंने अपने आप को, अपनी एज को 100+ कर रखा है जी। तो क्या जो आपने पैटर्न खाने का बताया, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे वो लोग भी? नहीं, हमें तो देखिए जहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं वो ज़रूर ग्रहण करनी चाहिए, ओके। लेकिन मैंने अभी आपने कहा है तो मे बी आई गो इनटू दिस, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अगर अल्टीमेटली सारी चीज़ें आपकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंडेंट है, और लाइफ स्टाइल और कुछ भी नहीं होता, आप क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, वही सारी बातें हैं। ओके सर, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कहा सुबह 6 बजे उठना है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ये है, कॉर्पोरेट लोगों के साथ है, मीडिया के लोगों के साथ है, जनरल भी लोगों के साथ है, वो नहीं उठ सकते सुबह 6 बजे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसमें हमने ये देखा है कि एवरेज लोग 6 बजे उठ जाते हैं, मैंने ये कहा। और मैंने ये भी कहा कि हम इस पर कोई प्रेशर नहीं दे रहे कि आपको 6 बजे उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए। मैंने वो एक एग्जाम्पल लेने के हिसाब, मैं आपको अगर रूटीन बताऊं तो किस सेट पॉइंट से बताऊं, मैं कहाँ से शुरू करूं बताना। तो हमने ये देखा कि जो स्टैटिस्टिकल, जैसे हमारे पास जो एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये कहता है कि हमारे पास आने वाले जो लोग हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, उनकी एवरेज एज 50 साल की होती है। तो 50 साल में लोगों का वजन बढ़े ऐसा नहीं है, लोग बहुत सारे भी परेशान हैं, लेकिन हमारा डाटा ये कह रहा है कि, तो हमारा डाटा ये कहता है कि एवरेज जो लोग हैं वो 6 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे उठने वाले भी लोग हैं और 10 बजे उठने वाले भी लोग हैं, बट एक एग्जाम्पल लेने के हिसाब से मैंने वो बताया कि अधिकतर लोग 6 बजे उठ, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको टिफिन तैयार करना है, हस्बैंड के लिए तैयार करना है, तो वो उठ जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बताया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये कि जहां पे भी आप उठ रहे हो उससे 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता, आप 8 बजे उठ रहे हो तो 2 घंटे के भीतर नाश्ता कर लो, ओके, है ना। सर, इसके अलावा एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, अभी जेनजीज की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, या हम मेट्रो सिटीज में थोड़े और
जैसे कि जो ओल्ड एज में भी चले गए उनकी बात करें, दे हैव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, एक पार्टी लाइफस्टाइल है कि दे प्रेफर टू गोइंग टू क्लब और दे प्रेफर टू ड्रिंक, एक फैशन में है। तो ड्रिंक करना मॉडरेशन में, ऑफ कोर्स, इज इट ओके, या वो हम ये कहें कि नहीं वो करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, मतलब इस तरह की लाइफस्टाइल आप छोड़ दो, लेकिन कई लोग नहीं छोड़ सकते, उनको लगता है कि दिस इज हाउ वी आर एंजॉयिंग। देखिए, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली जो मैंने अभी तक वक्तव्य दिए वो वहीं पे आके सारी चीज़ें वहीं पे आके बैठ जाती हैं। नंबर मैंने एक तो क्या कहा कि कोई भी चीज़ को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, अच्छी चीज़ को भी, तो वो आपको खराब परिणाम दे सकने की उम्मीद होती है। दूसरा मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप 80% अपने जीवन को ठीक रखते हो तो आप 20% उसके साथ खेल डेफिनेटली कर सकते हो। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, जो भी फाइनेंशियल हेल्थ में आपकी डील करते हैं वो क्या कहते हैं, बस 80% तो आप एक सेफ मोड में आप रखो, 20% के साथ आप खिलवाड़ करो, इक्विटी खरीदना है, ये करना है, जुआ खेलना है, ऐसा ही होता है ना जी, कि 80% आप हेल्दी होने चाहिए, वेल्थ को भी हेल्दी रखो। ठीक उसी तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल को अगर 80% हेल्दी रख रहे हो, क्या आपने नाश्ता किया, क्योंकि जितनी भी पार्टी की आप बात कर रहे हो जनरली वो इवनिंग एंड टाइम पे होती हैं, तो 20% आप एंजॉय लाइफ का और मतलब है क्या कि, है ना? तो लाइफ का मतलब तो एंजॉयमेंट ही है ना। तो आप जो सेविंग कर रहे हो, आप सेविंग क्यों कर रहे हो? आपने जो सेविंग किया, सेविंग इसलिए किया कि एक दिन मैं परिवार के साथ यूरोप घूम के आऊंगा, इसीलिए कर रहे हो। मतलब जो चीजें नॉर्मल हैं उनसे जब हट के काम करते हो उसी को तो एंजॉयमेंट कहते हैं। करेक्ट। कुछ को इसमें भी आता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी एंजॉयमेंट है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यू डेफिनेटली इंटेंड टू डू सर्टेन थिंग्स जो आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं हो, तो एंजॉय करो ना। अगर आप इसमें दो चीजें हैं कि एक तो आपने अपना, सपोज आप वीकेंड में, मान लीजिए फ्राइडे और सैटरडे को आपने पार्टी में जा रहे हो, तो क्या आपने फ्राइडे के लंच तक का समय अच्छे से बिताया है क्या? क्या आपने वो 5 दिन बहुत अच्छे से अपने आप को दिए हैं क्या? तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आपने जो दिन की भी हम बात करें, क्या अगर मतलब एवरीडे अगर पार्टी हो रही है, तो क्या आपने रेस्ट ऑफ द डे वो ठीक 80% ऑफ योर डे वेदर इट इज ओके, तो हर दिन इवनिंग में कुछ यू कैन डेफिनेटली उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप अपने आप को सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहे हो तो आपको पता चलेगा वेयर थिंग्स आर गोइंग राइट और वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग। इसमें मैं थोड़ी सी जो रूटीन अभी तक मैंने आपको बताया, एक चीज और इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। जब भी मैंने क्या कहा, नाश्ता आपको 2 घंटे के बाद कर लेना चाहिए, ओके। उससे 5 मिनट पहले एक काम आपको करना चाहिए, 2 काम करने चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना वजन लेना चाहिए। तो अगर जैसे आप 8 बजे नाश्ता कर रहे हो तो 7:55 पे आप अपना वजन लीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए, एक डायरी बनाइए, लिखिए, और अपना जो टमी है ऑन दी बेली बटन, नाभि के ऊपर अपनी मेजरमेंट लीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए एवरी डे, तो आपको पता चल जाएगा वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग। इसके ऊपर अगर कोई कर सकता है तो ज़रूर करे कि आप क्या खाना खा रहे हो। थोड़े दिन अपने आप को मॉनिटर करके देखो, आपको पता चल जाएगा वेयर एग्जैक्टली यू आर गोइंग, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं और क्या ठीक हो रहा है, और आप खुद ही अपनी लाइफ स्टाइल को खुद ही निर्धारित कर सकते हो, रीडिज़ाइन कर सकते हो, री एक्सप्लोर कर सकते हो। लाइफ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। कहने का मतलब है डिसिप्लिन रहो 80% तक तो, करेक्ट, और उसके बाद अपने आप में बदलाव देखना शुरू करो। बिल्कुल। और इसको देखने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय लगता है। आपके अंदर जो ये रूटीन अगर फॉलो करोगे ना, तो आप आज वजन लिया, जो मैंने आपसे कहा, आपने आज मान लीजिए आपने सोचा कि ये अनलोड का, आशा जी का, सुधीर का जो प्रोग्राम है, ये रूटीन है, मैं लेके चलता हूँ, तो आप कल से शुरू करोगे। आज तो आपने निर्धारित किया, तो एक डायरी बनाओगे अपनी, उसमें डेट डाट लिख के रखोगे, कल सुबह उठोगे, पानी पियोगे, उसके बाद में वॉशरूम जाके फिर आप नाश्ते के लिए जब तैयार होकर बैठोगे, उससे 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले अपना वजन नोट कर लो, लिख लो उसके ऊपर, बस आप शुरू हो गए। उसके बाद अगले दिन फिर नापोगे तो पता चल जाएगा ना कि यस्टरडे मैंने ये करतूतें की थी और उसका नतीजा मुझे आज ये मिला। तो फिर आप खुद ही एनालाइज करो कि कहाँ मिस्टेक हो सकती है। दाल चावल तो मैंने सब खाए थे, ठीक है, मैं इसको और करता हूँ। तो 2-3-4 दिन के बाद में आशा जी ने भी तो ऐसे ही ढूंढी है सारी चीजें, तो हर व्यक्ति ढूंढ सकता है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? सेल्फ मॉनिटरिंग करना, और उसमें अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी। और हम तो ये भी कहते हैं कि आप अपने आप को इनाम दो ना। जिस दिन आपका वजन 1 किलो कम हो गया, डाल दो एक गुल्लक में 1000 रुपए का नोट। वाह, है ना? करेक्ट सर, मजा आ गया आपसे बात करके। इतने सारे मिथ्स आपने तोड़ दिए ना जी। मैं खुद भी पहली बार बहुत सारी चीजें जान रहा हूँ जी कि आपने जो बताई है, एंड आई होप मैं खुद भी जो आपने चीजें बताई इम्प्लीमेंटेड इन माय लाइफ एंड विल सी कितना चेंज आ रहा है।
जी हालांकि भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ, फिट जी हूँ, बिल्कुल लेकिन फिटनेस को और एक लेवल ऊपर ले जाना बहुत बिल्कुल ज़रूरी होता है। जी बट सर, आई थिंक यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, अमेजिंग थिंग, यू आर जी हेल्पिंग सो मेनी पीपल, यू आर सॉल्विंग सो मेनी प्रॉब्लम्स, गिविंग पॉजिटिविटी। जी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच मोहित थैंक यू जी। सर। हमारे इस जो मुहिम चल रही है, जो मिशन आशा जी का चल रहा है, सब लोग खाना खाएं, है ना? तो आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पे मुझे बताने के लिए और अपनी बातों को शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। जी जय हिंद, जय भारत, जी जय जय श्री राम। भारत, जय श्री